दो जोड़ों में मिद्दत को ब्याह कर ले जाने का दावा करने वाली आपा ने मुतालबा किया था कि मिद्दत और मलीहा की रुखसती अलग अलग दिन रखी जाए। वो शहर की बेहतरीन होटल में दोनों बहनों की रुखसती के इंतजामात कर चुके थे। ऐन मौके पर इस फरमाइश से नजीब परेशान हो गए। किस मुश्किल से इस अचानक शादी के खर्चे का बंदोबस्त किया था। होटल के अगले रोज़ की दोबारा बुकिंग करवाना डबल खर्चा पड़ता। होटल वालों ने भी माजरत कर ली थी। शादियों का सीज़न था, एक और शादी के लिए पहले ही होटल की बुकिंग हो चुकी थी। भाग दौड़ के बाद बहुत मुश्किल से एक औसत दर्जे के मैरिज हॉल की बुकिंग मिल सकी थी। शहर के बेहतरीन होटल में आशिर बारात लेकर आया था और पूरी धूमधाम से मलीहा उसके संग रुखसत हो गई। अगले रोज़ आपा बी ने अवैस की बारात लेकर आना था। बारात किसी बहुत दूर दराज के शहर से नहीं आनी थी। 1.5-2 घंटे की मुसाफत थी, लेकिन घड़ी की सुइयां आगे सिरकती जा रही थीं और बारात का कोई नामो निशान न था। नजीब बार बार आपा बी को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन ना उठा रहा था। मिदहत ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी। निकाह ख्वाह मौजूद थे। मेहमानों से पंडाल भरा हुआ था और अब तो सभी इस ताख़ीर का सबब दरियाफ्त कर रहे थे। शादी ब्याह में ऐसी देर सवेर कभी कभार हो ही जाती है। ये ज़्यादा तशवीश की बात नहीं थी। ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि दूल्हा वालों से राब्ता ही मुमकिन ना हो रहा था। फिर आखिर आपा बी का फ़ोन आया था। वह फ़ोन नहीं था, नजीब के लिए मौत का परवाना था। अवैस घर छोड़कर कहीं चला गया है नजीब, मेरा अकलौता बेटा, मेरी ज़िंदगी भर की पूंजी। हाय हाय, मैं किससे फरियाद करूं। उस हराफा मलीहा की वजह से हुआ है ये सब। जाने क्या जादू पढ़कर फूंका था उसने मेरे बेटे पर। दीवाना हो गया है वो उसके पीछे। कहता था मलीहा नहीं तो कोई नहीं, और मिद्दत तो हरगिज़ नहीं। मैं समझती थी शादी के बाद इश्क का भूत सर से उतर जाएगा, लेकिन वो तो अपनी बात का पक्का निकला। सुबह से घर से गायब है, कोई अता पता नहीं। हम बर्बाद हो गए नजीब, तबाह हो गए। आपा भी बयान कर रही थी। नजीब ने बिना कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। उनके चेहरे की रंगत खतरनाक हद तक जर्द पड़ चुकी थी। पास खड़ी ज़ैनब ने घबराकर उनके शाने पर हाथ रखा। नजीब ने टूटे फूटे अल्फाज में उन्हें आपा बी की गुफ्तगू से आगाह किया था। फिर वो सीने पर हाथ रख कर झुकते चले गए। वो रात ज़ैनब के लिए क़यामत की रात थी। आज भी उस रात का तसव्वुर करके वो पहरों रोती थी। वो ज़िंदगी से भरपूर शख्स, उनके सर का साइबान, उनका शरीके सफ़र, जवानी की बहारें गुजार लेने के बावजूद वो इस वक्त भी कितना वजीह और ख़ूबसूरत था। बच्चे कहते थे बाबा तो हमारे बड़े भाई लगते हैं। उस शख्स को ज़ैनब ने टूट कर चाहा था और वो चाहे जाने के ही लायक था। सरापा मोहब्बत, सरापा खुलूस व मुरवत। वो शख्स अब ICU में पड़ा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। ज़िंदगी लम्हा बलम्हा उससे रूठती जा रही थी और उसके चाहने वालों के दिल शिद्दत गम से फटे जा रहे थे, मगर कोई कुछ करने पर कादिर ना था। शिद्दत गम से आपा भी निढाल थी, मगर वो ज़ैनब की समाअतों में जहरीले फ़िक्रें उंडेलने से बाज ना आ रही थी। वो कह रही थी कि अगर नजीब को कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार ज़ैनब और मलीहा होंगे। अगर मलीहा अवैस से रिश्ते पर राज़ी हो जाती, मंगनी वाले रोज़ गायब ना होती, तो ये सब कुछ ना होता जो अब हुआ था। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे का दिल उजाड़ा और मेरे भाई की ज़िंदगी उजाड़ी। मेरा भाई आस्तीन में सांप पालता रहा। हाय मेरा भाई, मेरा शहजादों जैसा भाई, कैसे लाचार होकर बिस्तर पर पड़ा है। आपा भी तड़प तड़प कर रो रही थी और फिर वहीं अवैस भी आ गया था। जाने उसे किसने नजीब रज़ा के हार्ट अटैक की इत्तला दे दी थी। वो खुद शर्मिंदा, निढाल और मुज़महिल था, और जब ज़ैनब की बार बार की इल्तिजाओं के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें और उस्मान को ज़रा देर के लिए नजीब के पास जाने की इजाज़त दी थी, तो आपा बीबी अवैस का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती अंदर घुस गई थी। नजीब को अगरचे होश आ गया था, लेकिन हालत अब भी तशवीशनाक थी। देखो नजीब, देखो नजीब, अवैस आ गया है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर अपने हाथों से अपनी मिद्दत को अवैस के साथ रुखसत करना। आपा भी भाई का हाथ चूम कर रो पड़ी थीं, और जब डॉक्टर के नाराज़ होने पर ना चाहते हुए भी उन्हें नजीब के पास से हटना पड़ा था, तब नजीब ने नकाहत भरे लहजे में ज़ैनब और उस्मान को मुखातिब किया। मेरे बाद गुस्से और जज्बात में कोई गलत फ़ैसला मत करना। मिद्दत ने अवैस के नाम का जोड़ा पहन लिया था, दुनिया ये बात कभी नहीं भूलेगी। उस्मान जज्बाती और नासमझ है, और ज़ैनब तुम भी सदा घर की चार दीवारी में रही हो, दुनिया को परखने की सलाहियत तुम में भी नहीं।
اجنبی اور انجان لوگوں کو آزمانے کی بجائے اویس کو ایک موقع اور دے دینا۔ آگے میری مدت کا نصیب، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ ٹھیک ہو جائیں، باقی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ زینب ان کے ہاتھ تھام کر سسک پڑی تھی۔ وہ نحیف آواز میں مزید کچھ کہہ رہے تھے، لیکن وہ آواز سماعت کے قابل نہ تھی۔ نجیب کی حالت بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی کی لو بجھنے والی ہے، اور محض 4 گھنٹے بعد زینب کے بدترین خدشات سچ ہو گئے۔ زندگی کا ساتھی ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ پہاڑ جیسا غم سینہ چیر رہا تھا، لیکن انہیں نجیب کی نشانیوں کے لیے خود کو سنبھالنا پڑا تھا۔ نجیب کی لاڈلی مدت باپ کے بچھڑنے پر ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ لمبا چوڑا عثمان ماں کے سینے میں سر چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ رونے والوں میں ملیحہ بھی شامل تھی۔ شدت غم سے وہ بھی نڈھال ہوئی جا رہی تھی، لیکن اس کی ماں دوسری اولادوں کی طرح اسے اپنے سینے سے چمٹا کر چپ نہ کروا رہی تھی۔ زینب کا بس چلتا تو وہ ملیحہ کو نجیب کا چہرہ تک نہ دیکھنے دیتی، اور یہ کام زینب سے پہلے آپا نے کر لیا تھا، تو وہ اپنا منحوس چہرہ لے کر دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ میرا بھائی تمہاری وجہ سے اپنی جان سے گیا ہے، وہ ملیحہ پر دھاڑی تھی۔ میرے بابا کی موت کی ذمہ دار آپ ہیں پھپھو، مجھے دوش مت دیں۔ غم کی شدت سے ملیحہ کے حواس بھی ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ چلائی تو اس کی آواز آپا بھی سے بھی زیادہ بلند تھی۔ مکار، حرافہ، پہلے میرے بیٹے کو اپنے عشق کے جال میں پھنسایا، پھر اسے… آپا بھی کی بات سن کر ملیحہ مزید بفری تھی۔ مجھ پر بہتان مت لگائیں، آپ کی انہی الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے میری ماں مجھ سے بدگمان ہو گئی ہے۔ آپ اور آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہماری فیملی برباد ہو گئی۔ میرے بابا کو آپ نے اتنا ایموشنل بلیک میل کیا کہ ان کے اعصاب جواب دے گئے۔ رہی صحیح کسر آپ کے بیٹے نے پوری کر دی۔ میں نے تو محض منگنی سے انکار کیا تھا نا، وہ بارات والے دن گھر سے ہی بھاگ گیا۔ میرے بابا یہ صدمہ سہار ہی نہ سکے۔ میری چھوٹی بہن کی زندگی برباد کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ بہت ظالم ہیں، بہت ظالم ہیں آپ، ملیحہ چلا رہی تھی۔ زینب سے برداشت نہ ہوا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی دوسرے کمرے میں لے گئی۔ نجیب نے تم پر جتنی محبت اور شفقت لٹائی ہے اس کا ہی لحاظ کر لو، خدا کے لیے میت کا گھر تماشا گاہ نہ بناؤ، رحم کرو ہمارے حال پر۔ انہوں نے ملیحہ کے آگے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ بی بی جان، ملیحہ نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ میں تم سے کلام نہیں کرنا چاہتی تھی، اس گھر سے چلی جاؤ ملیحہ، میں دوبارہ تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ بی بی جان، اب مجھے گھر سے نکال رہی ہیں، ملیحہ سسک پڑی تھی۔ تمہیں عزت سے رخصت کر چکے ہیں ہم، پوری دھوم دھام سے، تمہارے حق سے کہیں زیادہ دے کر۔ نجیب نے تمہیں تمہارے منتخب کردہ شخص کے ساتھ 3 دن پہلے رخصت کر دیا ہے۔ جاؤ ملیحہ، اپنے گھر اپنی محبت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ اس گھر میں بسنے والے بے سائبان تو ہو ہی چکے، تم ہمیں دنیا کے سامنے مزید رسوا کرنے پر تلی ہو۔ زینب بولتے بولتے نڈھال ہو گئی تھی۔ ملیحہ کچھ نہ بولی تھی، بس صدمے اور بے یقینی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ دنیا کے سامنے مدت کی شادی میں تاخیر کا سبب نجیب کو ہونے والا ہارٹ اٹیک تھا۔ تم نے وہ بھرم بھی توڑ دیا۔ میری معصوم بچی پر رحم کھاؤ، تمہاری ہٹ درمی کی سزا مدت کو بھگتنا پڑی تھی۔ جانے آگے بھی اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ نجیب کے لبوں پر آخری وقت تک مدت کا نام تھا۔ وہ مدت کی فکر لیے دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کا سبب تم ہو ملیحہ۔ تم ہماری زندگیوں سے دور چلی جاؤ، میں جیتے جی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ زینب نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ ملیحہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماں کو دیکھتی رہی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی گھٹی گھٹی چیخیں روکتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے ماں کے کہی کی لاج رکھ لی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ نجیب ہاؤس کی دہلیز پار نہ کی۔ نجیب کے چہلم کے بعد آپا بھی سادگی سے مدت کو اویس کے سنگ رخصت کروا کے لے گئی تھی۔ حالانکہ عثمان اس شادی پر راضی نہ تھا۔ اس قصے کو یہیں ختم کر دیں بی بی جان، مدت ابھی بہت کم عمر ہے، اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ ہم مدت کے لیے کوئی اچھا سا بندہ اور معقول سا گھرانہ ڈھونڈ لیں گے۔ بابا زندگی کی آخری سانسوں میں مایوسی کی انتہا پر تھے، ہمیں ان کے خدشات کی
بنیاد پر مدحت کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ عثمان ماں کو قائل کر رہا تھا۔ زینب نے محبت سے بیٹے کو دیکھا، وہ کتنا ذمہ دار اور سمجھدار ہو گیا تھا، لیکن مدحت کو بھائی کی بات سے اتفاق نہ تھا۔ اب بابا کے جن خدشات کا ذکر کر رہے ہیں وہ درست ثابت ہوں گے یا غلط، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن وہ الفاظ میرے بابا کی وصیت تھے۔ میری زندگی کا فیصلہ میرے بابا کر گئے ہیں بھائی، اور مجھے بابا کا کیا ہر فیصلہ قبول ہے۔ زینب نے بے ساختہ مدحت کی پیشانی چوم لی۔ دل میں کہیں ہوک سی بھی اٹھی تھی، کاش ان کی ملیحہ بھی باپ کے کہے کی لاج رکھ لیتی۔ پچھتاوے کہ یہ انی شاید ہمیشہ ہی ان کے سینے میں گڑی رہنی تھی۔ اگر شادی کے بعد مدحت خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کرتی تو شاید زندگی کے کسی موڑ پر وہ ملیحہ کا قصور معاف کر ہی دیتی، لیکن مدحت کی زندگی میں آزمائش اور کٹھنائیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اویس نے نجیب کے انتقال کے بعد احساس شرمندگی میں مبتلا ہو کر مدحت کو جیون ساتھی بنا تو لیا تھا، لیکن مدحت کو کبھی بھی توجہ اور محبت کے قابل نہ سمجھا۔ آپا بھی جب تک حیات رہیں بھتیجی کا خیال رکھنے کی اپنی سی کوشش کی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر کی عنان اقتدار ان کی بیٹیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اویس سے 5 برس چھوٹی فرحانہ، جو شادی کے بعد سسرال والوں سے لڑ جھگڑ کر میکے آن بیٹھی تھی، اور کچھ عرصے بعد ان کا میاں بھی اس کے پاس آ گیا تھا۔ گھر کا ایک پورشن ان کے زیر تصرف تھا۔ فرحانہ سے چھوٹی نرگس بھی بہن کے نقش قدم پر چلی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا میاں بھی ارشد بھائی کی طرح اس کی محبت میں گرفتار ہو کر دوڑا چلا آئے گا، لیکن وہ ارشد کی طرح کاٹ کا الو ثابت ہوا۔ اس نے نرگس کو طلاق دے کر دوسرا بیاہ رچا لیا تھا۔ سب سے چھوٹی نوشابہ شادی کرنے پر تیار ہی نہ ہوتی تھی۔ مدحت کے گھر پر اس کی نندوں کا راج تھا، شوہر اس سے لا تعلق اور بے نیاز۔ گھر میں مدحت کی حیثیت کام کرنے والی ملازمہ کی ہی تھی۔ وہ کم عمر تھی، اپنے سے بڑی عمر کی نندوں کے روب میں آسانی سے آ جاتی۔ مغیث کی پیدائش کے وقت مدحت مرتے مرتے بچی تھی۔ کم عمری اور کمزوری، گائنوکولوجسٹ نے کیس لینے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ زینب مدحت کو اپنے ہاں لے آئی تھی، وہ اس کی حالت دیکھ کر روتی تھی۔ عثمان بھی پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ بچہ پیدا ہو جائے پھر مدحت کو واپس نہیں بھیجیں گے، اگر وہ اپنا بچہ لے کر جانا چاہیں گے تو شوق سے لے جائیں۔ لیکن جب مغیث کی پیدائش ہوئی تھی، بانجے کی شکل دیکھ کر عثمان کے اپنے دل میں پیار بھرے جذبات امڈ آئے۔ وہ صرف اویس کا بچہ تھوڑی تھا، وہ مدحت کا بھی تو بیٹا تھا۔ مدحت تو آپریشن کے بعد کتنے دن تک ہلنے جلنے سے قاصر تھی۔ مغیث کو اس کی نانی اور ماموں نے ہی سنبھالا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ سے ننیال کا لاڈلا ترین بچہ رہا۔ مدحت کی حالت سنبھلی تو فرحانہ اور اس کا میاں اسے لینے آ گئے تھے۔ اسے جانا ہی تھا، چلی گئی۔ گھر میں اب بھی اس کی حیثیت وہی تھی، بس مغیث کے بعد زندگی جینے کے قابل لگنے لگی تھی۔ وقت کچھ اور سرکا تھا تو زینب نے عثمان کی شادی کا ارادہ باندھا۔ نجیب کا کاروبار تو ان کے انتقال کے بعد ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا۔ عثمان نے بہت محنت اور جد و جہد سے نئے سرے سے کام کا آغاز کیا تھا۔ درمیان کا عرصہ بہت تنگی ترشی میں گزرا تھا، لیکن اب گھر کے مالی حالات پھر سے مستحکم ہونے لگے تھے۔ زینب نے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈنا شروع ہی کی تھی کہ اس نے ماں کو اپنی مرضی سے آگاہ کر دیا۔ بیلا اس کے دوست کی بہن تھی۔ پہلی نگاہ میں ہی زینب کے دل کو بھی بھا گئی۔ وہ بہت ہنسمکھ اور ملنسار لڑکی تھی۔ نجیب ہاؤس کے سناٹے کو ختم کرنے کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ زینب ہنسی خوشی بیلا کو عثمان کے سنگ رخصت کروا کر نجیب ہاؤس لے آئی تھی، لیکن شادی میں مدحت کی نندوں کے تیور انہیں بہت اکھڑے لگے۔ انہوں نے خدشے سے دھڑکتے دل سے بیٹی سے اس بارے میں استفسار کیا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں بی بی جان؟ اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے بھائی کی شادی نپٹی۔ دراصل فرحانہ باجی وغیرہ کی خواہش تھی کہ میں عثمان بھائی کو نوشابہ سے شادی پر راضی کروں، لیکن شاید یہ نوشابہ کی اپنی بھی خواہش تھی۔ میں نے ان کی بات کو زیادہ سیریس لیا ہی نہیں، بس اس لیے سب کے موڈ آف تھے۔ مدحت نے آرام سے بتایا تھا۔ تو نے پہلے کیوں نہ بتایا مدحت؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جانے مدحت کی آزمائشیں کب ختم ہونا تھی۔
ससुराल में अब उसके साथ कैसा सलूक होना था वो बखूबी वाकिफ़ थीं। क्या हो गया है बीबी जान? क्या हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं सकते? फूफो की फैमिली ने सारी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों पर हक जताने और उन्हें ख़राब करने के सिवा किया ही क्या है? यह खुद गर्जी है कि इस बार मैंने बहादुरी दिखाई, इन लोगों के दबाव को कबूल नहीं किया। बेला भाभी बहुत अच्छी हैं, अल्लाह मेरे भाई भाभी को ढेरों खुशियाँ दिखाए। मिदत अपने किए पर मुतमईन थी। ज़ैनब नम आँखों से बेटी को देख कर रह गई। बेला वाकई बहुत अच्छी थी। उसके दम से नजीब हाउस के दरो दीवार फिर से मुस्कुराने लगे थे। अल्लाह ने बेला को यके बाद दीगरे 2 बेटियों से नवाजा था, सवेरा और उससे 2 बरस छोटी माहा। बीबी जान को अपनी नटखट और शरारती सी पोतियाँ दिलो जान से अजीज़ थीं, लेकिन हर माँ की तरह उनकी भी फितरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह उनके उस्मान को एक बेटा भी अता करे। ये बेला की अपनी भी ख्वाहिश थी, लेकिन इस बेज़रर सी ख्वाहिश का कैसा खुमियाजा भुगतना पड़ा था। बच्चे की पैदाइश के वक्त तिब्बी पेचीदगी के बाइस बेला ज़िंदगी की बाजी हार गई। बच्चा भी जानवर ना हो सका था। सवेरा 8 बरस की और माहा फ़कत 6 बरस की थी। बीबी जान ने पोतियों को अपनी मेहरबान आगोश में समेट लिया था। बच्चियां कम उम्र थीं, उन्हें ये बड़ा सदमा भुलाने में ज़्यादा अरसा न लगा था, लेकिन उस्मान बिखर कर रह गया था। उसे दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लाने का एक ही तरीका था, दूसरी शादी। लेकिन वो शादी का नाम सुनने पर तैयार न होता था। बीबी जान ने हार ना मानी थी। वो बेटे को मनाने की कोशिश में लगी रहती। मेरा दिल नहीं मानता बीबी जान। फिर क्या गारंटी है कि सौतेली माँ मेरी बच्चियों को अपना लेगी? सच तो ये है कि बेला के बाद उस्मान अपने हीरो में बोले जा रहा था, लेकिन फिर उसकी निगाह माँ के चेहरे पर पड़ी। उसे एहसास हो गया कि वो कैसी संगीन गलती कर चुका है। आई एम सॉरी बीबी जान, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसने बेसाख्ता माँ के हाथ थाम लिए। माजरत की क्या बात है बेटा? सच तो यही है ना कि मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। ज़ैनब ने बेटे को जज्बाती अंदाज में घेरा था और वो इस कोशिश में कामयाब भी रही। उस्मान ने तड़प कर उन्हें देखा था। आप जैसी माँ तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। तो फिर माँ की बात मान लो बेटा। तुम्हारी ये उजड़ी हुई हालत देखकर तुम्हारी माँ का दिल कैसे कटता है तुम्हें इसका अंदाज़ा ही नहीं। अभी तुम्हारे आगे सारी ज़िंदगी पड़ी है। जज्बात को एक तरफ रखो और हकीकत पसंद बनकर सोचो, जैसे बरसों पहले तुम्हारे बाबा ने सोचा था। अगर वो भी रूही की याद को सीने से लगा कर रखते तो ज़िंदगी आगे कैसे चलती? घर बसा लो मेरी जान, तुम्हारे दिल को आहिस्ता आहिस्ता करार मिल ही जाएगा। उन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में मिन्नत की थी। ठीक है बीबी जान, आप कोशिश करके देख लें। वैसे 2 बच्चियों के बाप को कौन रिश्ता देगा? उस्मान ज़रा मुस्कुराया था। जो तुम्हारे नसीब में होगी मिलकर ही रहेगी, उन्होंने मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। उस वक्त दोनों माँ बेटे के वहमो गुमान में भी न था कि नसीबों के इस खेल में नुशाबा को उस्मान की शरीक हयात बनने का एजाज़ हासिल होने वाला है। नुशाबा जो बीबी जान को कतई ना भाती थी और उस्मान ने भी अपनी फूफी ज़ात को कभी भी इस नज़र से ना देखा था, मगर नुशाबा जाने कब से उस्मान के खामोश इश्क में मुब्तला थी। उसकी बहनों ने पहले भी मिदत पर दबाव डाला था कि वह मेके में उस्मान और नुशाबा के रिश्ते की बात करे, लेकिन तब मिदत ने उनका दबाव कबूल ना किया था। मिदत का ये कसूर अब तक मुआफ़ ना हो सका था और अब बेला के इंतकाल के बाद फरहाना ने बीबी जान से मिलकर खुद ही उस्मान के लिए नुशाबा का रिश्ता पेश कर दिया। नुशाबा हमारी छोटी और लाडली बहन है। माना उसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है, लेकिन उस्मान से कहीं अच्छा रिश्ता उसे अब भी मिल सकता है। लेकिन उस्मान को इस वक्त जज्बाती सहारे की ज़रूरत है। अगर अपने ही अपनों का ख्याल ना करें तो फिर अपनों का क्या फ़ायदा? फरहाना बोल रही थी और बीबी जान को बरसों पहले का मंजर याद आ रहा था, जब आपा बी ने मलीहा का रिश्ता मांगा था। वही अंदाज, वही लहजा इस वक्त फरहाना का था। उनके लबों पर ज़ख्म खोरदा सी मुस्कुराहट फैल गई। मैं उस्मान से पूछकर तुम्हें फ़ैसले से आगाह कर दूंगी, उन्होंने फरहाना को रस्सानियत से जवाब दिया था। मिदत का भी माँ के पास फ़ोन आ गया था। नुशाबा के मजबूर करने पर
فرحانہ باجی کو آپ کے پاس آنا پڑا ہے بیوی جان۔ وہ عثمان بھائی کے عشق میں کب سے گرفتار ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے اسی کی بد نظر بیلا بھابھی کو بھی کھا گئی۔ اب نوشابہ کو دوسری بار موقع ملا ہے کہ وہ عثمان بھائی کی زندگی میں شامل ہو جائے، اور وہ اس موقع کو کسی طور ضائع کرنا نہیں چاہتی۔ اسی لیے فرحانہ باجی اور نرگس باجی، تم کیا کہتی ہو؟ ہم انہیں انکار کر دیں؟ بیوی جان نے بیٹی کی بات کاٹتے ہوئے استفسار کیا۔ مدحت ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی۔ میں کیا بتاؤں بیوی جان، ویسے تو نوشابہ میں کوئی کمی نہیں، خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور عثمان بھائی سے محبت بھی کرتی ہے۔ مزاج تیکھا ہے، لیکن ہم کسی اور لڑکی کو دیکھ کر یہ اندازہ تھوڑی لگا سکیں گے کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ اگر کوئی اور اچھا سا رشتہ مل سکے تو ٹھیک، ورنہ یہ آپشن بھی ذہن میں رکھیں۔ عثمان بھائی کو 2 بچوں کے ساتھ آئیڈیل رشتہ ملنا مشکل ہی ہوگا۔ مدحت نے حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا تھا، اور جب عثمان کو اس پرپوزل کا پتہ لگا تھا تو خلاف توقع اس نے اپنی رضامندی دے دی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی عائد کر دی۔ مدحت نے آپ لوگوں کی بہت چاکری کر لی ہے، اگر اویس اسے اور بچوں کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائے تو میں نوشابہ سے شادی پر تیار ہوں۔ اس نے لگی لپٹی رکھے بنا فرحانہ کو مخاطب کیا۔ اپنی شرطیں اپنے پاس رکھو، ہم مرے نہیں جا رہے نوشابہ اور تمہاری شادی کے لیے۔ وہ تل ملاتی ہوئی واپس لوٹی تھی، لیکن ان کی لاڈلی بہن عثمان کے لیے مری ہی جا رہی تھی۔ عثمان کا مطالبہ ناقابل عمل تو نہیں؟ کرایہ داروں سے دوسرا گھر خالی کروا کر اویس بھائی فیملی سمیت وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، اس میں مسئلہ ہی کیا ہے؟ مسئلہ عثمان کی سوچ کا ہے۔ وہ یہ رشتہ سراسر اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اپنا پاؤں ہمارے اوپر رکھ سکے۔ وہ مدحت سے کی جانے والی زیادتیوں کا بدلہ تم سے لے گا بے وقوف لڑکی۔ فرحانہ اور نرگس چھوٹی بہن کو سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کوئی بات سمجھنے کے موڈ میں ہی نہ تھی۔ فرحانہ باجی، میں پہلے ہی اوور ایج ہو چکی ہوں، سال 6 مہینے میں ایک آدھ اونگا بونگا رشتہ آ جاتا ہے۔ اب اگر میرے من پسند بندے کے ساتھ میرا گھر بس رہا ہے تو بسنے دیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ آپ اویس بھائی سے کہیں کہ وہ عثمان کی شرط مان لیں۔ نوشابہ اپنی ضد پر اڑ گئی تھی، بلکہ اس نے شرم جھجک بالائے طاق رکھتے ہوئے خود ہی اویس سے یہ بات کر ڈالی تھی۔ آپ نے ملیحہ کو چاہا، وہ آپ کو نہ مل سکی۔ بھائی اور نہ ملنے کا کرب کیا ہوتا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ قدرت نے مجھے عثمان کی زندگی میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے، اور میں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ آپ فرحانہ باجی اور نرگس باجی کی باتوں کا اثر مت لیں اور عثمان کی بیوی جان کو ہاں کہلوا دیں۔ لیکن نوشابہ، اویس نے بھی بہن کو کچھ سمجھانا چاہا تھا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں بھائی، اور ہاں، آپ مدحت سے اپنا لا تعلقی بھرا بیگانہ رویہ بہتر بنا لیں۔ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اسے اس کا جائز مقام دیں، ورنہ آپ کے کیے کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گی۔ نوشابہ بہت آگے کی سوچ رہی تھی، آخر اس کی ضد رنگ لے ہی آئی۔ عثمان نے اپنی بہن کے حالات میں بہتری لانے کے لیے جوا کھیلا تھا، اور وہ آج تک یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ یہ جوا کامیاب ہوا یا ناکام۔ مدحت کو نندوں کے تسلط سے آزادی مل گئی تھی۔ اویس کے سرد رویے کی تو خیر وہ عادی ہو ہی گئی تھی، لیکن بچے بڑے ہونے کے بعد گھر میں اس کی حیثیت بہت مضبوط اور مستحکم تھی۔ بچے ماں پر جان چھڑکتے تھے، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت مطمئن اور مسرور زندگی گزار رہی تھی۔ مگر نوشابہ سے شادی کے بعد عثمان کو اپنی بیٹیوں کی دوری سہنی پڑی تھی۔ صرف بیوی کی حیثیت سے دیکھا جاتا تو نوشابہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ وہ واقعی عثمان سے بہت محبت کرتی تھی، اپنی بہنوں کے برعکس بہت خدمت گزار قسم کی بیوی تھی۔ عثمان کا ہر طرح سے خیال رکھتی، بلکہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ لیکن اس نے سویرا اور مہا کی سگی ماں جیسا بننا تو درکنار، سوتیلی ماں بننا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اسے عثمان کی بچیوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ شادی کے بعد بھی بچیاں بیوی جان کی ہی ذمہ داری تھیں، اور اس ذمہ داری میں ان کا ہاتھ بٹانے کو رحمت بوا موجود تھی۔ رحمت بوا جو کئی برسوں سے گھر میں کام کاج کے لیے آ رہی تھی، لیکن انہیں ملازمہ کی بجائے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ نوشابہ کی طرح سویرا اور مہا کو بھی اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ان پر شفقت لٹانے کو بیوی جان اور لاڈ اٹھانے کو ڈیڈی کافی تھے۔ لیکن مسئلہ جب ہوا جب کاروبار کی وجہ سے
عثمان کو قریبی شہر شفٹ ہونا پڑا۔ عثمان کے بہت قریبی دوست کی لیدر مصنوعات کی چلتی ہوئی فیکٹری تھی۔ کچھ خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے وہ بزنس وائنڈ اپ کر کے ملک سے باہر سیٹل ہو رہا تھا۔ عثمان نے کل جمع پونجی اکٹھی کر کے وہ فیکٹری خریدنے کا رسک لیا تھا۔ تجربہ کامیاب ٹھہرا۔ فیکٹری عثمان کے پرانے کاروبار کی نسبت زیادہ منافع بخش تھی، اس لحاظ سے نوشابہ اس کے لیے بھاگوان ثابت ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد اسی شہر میں عثمان نے مناسب سا گھر بھی خرید لیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ سب گھر والے اس کے ساتھ وہاں رہنے لگیں، لیکن گھر والوں کو اس کی گھر والی کے مزاج کا اندازہ تھا، سو کوئی بھی وہاں جانے پر تیار نہ ہوا، نہ بی بی جان اور نہ ہی ماہا سویرا۔ میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی عثمان، اس کے چپے چپے پر میری یادیں نقش ہیں۔ بی بی جان کا لہجہ دھیما مگر قطعی تھا۔ آپ یہاں اکیلی کیسے رہیں گی؟ وہ جانتا تھا کہ ماں کو منانا بہت مشکل ہے، لیکن انہیں چھوڑ کر جانا بھی تو ناممکن تھا۔ میں اکیلی کیوں رہنے لگی؟ میری پوتیاں ہیں میرے پاس، پھر رحمت بھی تو ہوتی ہے۔ عثمان خاموشی سے ماں کو دیکھے گیا، پھر گہری سانس اندر کھینچی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کیوں نہیں جانا چاہ رہی، لیکن آپ خود سوچیں، میں آپ کے اور بچیوں کے بغیر کیسے رہ پاؤں گا؟ خدا خیر رکھے عثمان، تم کون سا پردیس جا رہے ہو؟ 2.5-3 گھنٹے کی مسافت ہے، 10-15 دن بعد چکر لگا لیا کرنا، ہم بھی آتے جاتے رہیں گے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور پھر زندگی اسی ڈگر پر چل پڑی۔ ہر ویکنڈ پر عثمان بچیوں اور ماں سے ملنے آ جاتا تھا۔ شروع میں نوشابہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن جب وہ نئے گھر سے مانوس ہو گئی تو اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے اکیلے رہنے کے خوف پر غلبہ پا لیا۔ ہر 5-6 دن بعد عثمان کے آبائی گھر حاضری دینا اس کے لیے نری درد سری ہی تھا۔ وہ اپنے گھر رہنے کو ہی ترجیح دیتی۔ اسکول کالج کی چھٹیوں میں ڈیڈی کے بے پناہ اصرار پر سویرا ماہا کو ان کے ہاں جا کر رہنا پڑتا تھا، لیکن یہ عرصہ فریقین کے ضبط کا امتحان ہوتا تھا۔ سویرا اور ماہا کو ڈیڈی پر حق جتاتی نوشابہ آنٹی زہر لگتی تھی تو نوشابہ آنٹی کو بھی ڈیڈی سے لاڈ اٹھواتی بچیاں زہر لگتی تھیں۔ لیکن عثمان کی محبت اور لحاظ میں فریقین اپنی اپنی ناپسندیدگیاں دل میں رکھنے پر مجبور تھی۔ ہاں، گھر واپس جا کر ماہا اور سویرا اپنے دل کی بھڑاس ضرور نکالتی تھی، بی بی جان کے سامنے ہرگز نہیں کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ جلالی ہوتی جا رہی تھی۔ بچپن کے لاڈ پیار تو قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ گھر میں سویرا اور ماہا کے دل کا حال سننے کو ایک بہت اچھی خاموش سامعہ موجود تھی، ہنیا آپی، جو بہت تحمل سے سویرا اور ماہا کو سنتی تھی، پھر مسکراتے ہوئے کوئی ہلکی پھلکی سی نصیحت کر ڈالتی۔ سویرا اور ماہا اپنی ہنیا آپی کو بہت آئیڈیلائز کرتی تھیں، اور وہ تھی ہی اس قابل کہ اسے چاہا اور سراہا جائے۔ بلا کی حسین ذہین کمگو اور نرم خوسی ہنیا جب شہر کے بہترین میڈیکل کالج میں اس کا ایڈمیشن ہوا تو ایک عرصے تک سویرا اور ماہا اپنی سہیلیوں میں یوں اتراتے پھریں جیسے یہ کارنامہ انہوں نے ہی سر انجام دیا ہو۔ اور جب ڈیڈی نے اس خوشی میں ایک تقریب منعقد کی تو نوشابہ آنٹی کے سڑے غصے سے چہرے پر جلے بھنے تاثرات دیکھ کر انہیں خوب ہی لطف آیا تھا۔ ہنیا عاشر، جسے نجیب ہاؤس آئے ایک عرصہ بیت گیا تھا، ملیحہ نے مرنے کے بعد اپنی جیتی جاگتی نشانی ماں کے پاس بھیج دی تھی۔ ملیحہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی عاشر کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو گئی تھی۔ نجیب کے انتقال کے چند دن بعد جب عثمان کی جذباتی حالت میں سدھار آیا تو اس نے ماں کو بتائے بغیر بہن سے ملنے کی کوشش کی۔ تب پتہ چلا کہ عاشر کی خالہ زاد بہن جو شارجہ میں مقیم ہے، اس نے وہاں عاشر کو بلوا لیا تھا۔ ملیحہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ تینوں بہن بھائی محبت کے ایسے اٹوٹ بندھن میں بندھے تھے کہ دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بدگمانی یا غلط فہمی ٹکتی ہی نہ تھی۔ ملیحہ کا جو جرم بی بی جان کی نظر میں ناقابل معافی تھا، وہ مدت اور عثمان کی نظر میں جرم تھا ہی نہیں۔ وہ عاشر کو چاہتی تھی، ماں باپ نے اس سے بنا پوچھے اس کا رشتہ طے کر دیا اور اس نے رشتہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی چھوٹی سی غلطی جرم بن گئی۔ سب سے زیادہ قصور آپا بھی کا تھا، لیکن حالات نے کچھ ایسے پلٹے کھائے کہ ملیحہ ماں کی نگاہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معتوب ٹھہری۔ لیکن عثمان یہ بھی جانتا تھا کہ بی بی جان بظاہر ملیحہ نامی ورق زندگی سے پھاڑ چکی تھی۔ ان کے لبوں پر بھولے سے بھی بیٹی کا نام نہ آتا تھا،
لیکن وہ ساری ساری رات اسی بیٹی کو یاد کر کے روتی بھی ہیں۔ مرنے والے پر صبر آ جاتا ہے، بچھڑنے والے پر نہیں۔ کتنا عرصہ چپکے وہ اسی ناخلف بیٹی کے لیے تڑپی تھیں۔ اور پھر ایک دن عاشر کی خالہ زاد بہن ایک بہت پیاری گھبرائی بخلائی سی لڑکی کا ہاتھ تھامے نجیب ہاؤس پہنچی تھی۔ یہ ہنیہ ہے عاشر اور ملیحہ کی بیٹی، انہوں نے بتایا تھا۔ وہ نہ بھی بتاتی تو بی بی جان ملیحہ کی نشانی کو پہچان چکی تھی۔ وہ ہو بہو ان کی ملیحہ کا عکس تھی۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں عاشر اور ملیحہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دھیمے سے افسردہ لہجے میں کی جانے والی بات بی بی جان کے وجود کے پرخچے اڑا گئی تھی۔ پتہ نہیں عاشر کی بہن آگے کیا کہہ رہی تھی، وہ غش کھا گئی تھی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے آپس میں کیا اختلافات ہوئے کہ ملیحہ یہاں مڑ کر نہ ہی آئی۔ بہرحال اس بارے میں نہ ہم نے قریدا نہ اس نے بتایا۔ میں جانتی ہوں کہ عاشر کے سنگ وہ بہت خوش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں مستقل اداسی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ عاشر کی بہن عثمان سے مخاطب تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ دونوں میاں بیوی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ ہنیہ گھر پر ہی تھی۔ قدرت کو بچی کی زندگی مقصود تھی، ورنہ عاشر اور ملیحہ بیٹی کو ہر پل ساتھ رکھتے تھے۔ اکلوتی بیٹی میں جان تھی دونوں کی۔ ہمارے پاس آپ لوگوں کا رابطہ نمبر نہیں تھا، ویسے تو اس وقت اطلاع دینے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا، چند گھنٹوں میں ہی تدفین کر دی گئی تھی۔ آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے ہماری بیٹی کو ہم تک پہنچا دیا۔ عثمان ممنون ہو رہے تھے۔ عاشر میرا خالہ زاد بھائی تھا، لیکن مجھے بھائیوں کی ہی طرح عزیز تھا۔ اس کی بچی بھی مجھے کم عزیز نہیں، لیکن میری زندگی کا بھروسہ نہیں۔ پچھلے 2 سال سے میں ڈائلسس پر ہوں۔ میرے 3 بیٹے ہیں، لیکن تینوں شادی شدہ اور بال بچوں والے۔ ہنیہ کے بہتر مستقبل کی خاطر میں نے یہی سوچا کہ اس کو اس کے اپنے وطن اور اپنوں کے پاس لے جاؤں۔ اگر میں تندرست ہوتی شاید میرے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہ ہوتا۔ صوفیہ بیگم آبدیدہ ہو گئی تھی۔ کم سے نڈھال مدحت بھی بھانجی سے ملنے فوراً پہنچی تھی۔ مغیث ان کے ہمراہ تھا۔ پہلی نگاہ میں ہی مغیث کو وہ چپ چاپ سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی، اور عمر بڑھنے کے ساتھ شعور بڑھا تو پتہ چلا کہ یہ پسندیدگی تو جانے کب محبت میں ڈھل چکی ہے۔ ہنیہ کو ننیال میں خالہ ماموں اور ان کے بچوں کی بےلوث محبت حاصل تھی، لیکن نجیب ہاؤس میں اس کی ذات کا سب سے مستند حوالہ اس کی سگی نانی، جنہیں دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ بھی بی بی جان کہنے لگی تھی۔ ان کا اس کے ساتھ عجیب گریز بھرا رویہ تھا۔ حالانکہ روٹھی بیٹی کی حادثاتی موت نے انہیں بہت عرصے تک بری طرح نڈھال کیے رکھا تھا۔ ان کی آنکھیں ہر وقت متورم رہتی، لیکن ہنیہ نے ان کی زبان سے کبھی اپنی ماں کے متعلق ایک لفظ نہ سنا تھا۔ اسے حسرت ہی رہی کہ ماں کی جھلک دیتی نانی اسے اپنے سینے سے بھینچ کر پیار کرے۔ وہ آنسو جو وہ اپنی بیٹی کے لیے دنیا سے چھپ کر بہاتی تھی، وہ آنسو نانی نواسی مل کر بہا لیں۔ لیکن بی بی جان کے سرد سے رویے سے ہنیہ اپنے خول میں مزید سمٹ گئی تھی۔ وہ جھجک جو دونوں کے مابین روز اول سے قائم تھی، بہت عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ اسی طرح برقرار تھی۔ ہنیہ اس رویے سے چاہے دل میں ہرٹ ہوتی ہو، لیکن وہ اظہار نہ کرتی تھی۔ وہ ان کے سرد سپاٹ رویے کی عادی ہو چکی تھی۔ اگرچہ بی بی جان ماہا اور سویرا کے لیے بھی سخت گیر دادی جان تھی، لیکن وہ سختی تھی، سرد مہری نہیں۔ کبھی کبھار ماہا کی بے تکی اور احمقانہ بات پر ان کی لبوں پر مسکراہٹ دوڑ جاتی تو ماہا بی بی جان کی ہنسی سے شہ پا کر وہ خود بھی ہنستے ہوئے ان سے لپٹ جاتی۔ ایسے میں ہنیہ کی آنکھوں میں عجیب سی حسرت اتر آتی، لیکن نانی کی طرح اسے بھی جذبات چھپانے میں ملکہ حاصل تھا، سو کوئی اس کے دل کا حال نہ پاتا تھا۔ آج کل بی بی جان کی توجہ کا مرکز سویرا تھی۔ ان کے حساب سے سویرا کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ وہ شد و مد سے اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ سویرا کا تھوڑا بڑھتا وزن اس کے اچھے سے رشتے کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو رہا تھا۔ وہ بہت موٹی نہیں تھی، لیکن لڑکے والوں کو جتنی سلم اور سمارٹ لڑکی درکار ہوتی تھی، سویرا اس معیار پر پورا نہ اترتی تھی۔ رحمت بوا نے ایک رشتے کروانے والی ڈھونڈی تھی۔ وہ ہر 10-15 دن میں ایک رشتہ لے کر آتی۔ بی بی جان مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے
खातिर ख्वाह एहतमाम करवाती और मेहमानों के रुखसत होने के बाद सवेरा बहुत फुर्सत से बैठकर अपनी खातिर तवाज़ो करती। माहा उसके हाथ से प्लेटें उठाती रह जाती। क्या है माहा, सारा दिन किचन में रहमत बुआ के साथ लगी रही हूँ, सख्त थक गई हूँ, इतनी भूख लगी है। सवेरा एक और चिकन रोल अपनी प्लेट में डालती। अगर इसी रफ्तार से तुम्हारे रिश्ते आते रहे तो तुम्हारा वेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। माहा ज़बरदस्ती चिकन रोल की प्लेट उसके हाथ से खींचती। सवेरा मुंह बनाकर रह जाती। पड़ोस में एक नई फैमिली आकर आबाद हुई थी। बीबी जान नए लोगों से ताल्लुकात बनाने की कायल न थी। घर में किसी मर्द की गैर मौजूदगी के बायस बीबी जान लोगों से मिलने मिलाने में बहुत मोहतात तर्ज अमल अपनाती थीं। लेकिन पड़ोस में आकर बसने वाली इस नई फैमिली में बहुत प्यारे प्यारे ढेर सारे बच्चे थे। सवेरा को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उसका बस न चलता था कि बच्चों को इकट्ठा करके अपने घर ले आए या खुद उनके पास चली जाए। वैसे समझ में नहीं आता इतने ढेर सारे बच्चे हैं किसके। घर में एक बूढ़े से अंकल हैं, वो तो यकीनन बच्चों के दादा हो गए। एक प्यारी सी स्मार्ट खातून है, उनके थोड़े मोटे से शौहर हैं। और तो इस घर में से बच्चों की फौज के अलावा मुझे कोई निकलता दिखाई नहीं देता। माहा ने सवेरा को मुखातिब किया। नहीं, कल शाम को जब मैं और हनिया आपी वॉक कर रहे थे, एक बंदा बाइक बाहर निकाल रहा था। बहुत गपलू गपलू डैशिंग सा बंदा था। पीछे से एक बच्चा चाचू चाचू कहता उसके पीछे बाहर आया था। सवेरा के कहने पर माहा ने उसे घूर कर देखा था। तोबा है सवेरा, कैसी बातें करती हो तुम, गपलू गपलू डैशिंग सा बंदा। माहा ने उसके लहजे की नकल उतारी थी। जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह एक शख्स में दो खसूसियात बैक वक्त इकट्ठी नहीं हो सकती। वो या तो गपलू गपलू होगा या डैशिंग होगा। माहा ने सवेरा का मजाक उड़ाया था। अच्छा भाई, जैसा भी था मुझे तो अच्छा लगा, खसूसन जब उसने अपने भतीजे को गोद में उठाकर चटाचट उसके गाल चूमे तो तुम्हारा दिल क्या किया? तो तुम्हारा दिल किया कि उसके भतीजे को झपट कर तुम उसके चटाचट गाल चूम लो। माँ ने हंसते हुए उसकी बात मुकम्मल की। किसके? सवेरा ने गुर्रा कर पूछा। उसकी मोटी अकल में फौरन बात ना समाई थी और माँ ने जब उसे घूर कर देखा तो उसे अपनी बात की नामाकूलियत का खुद ही एहसास हो गया था। और अगले दिन उन बच्चों की वालदा मोहतरमा एक बच्ची को गोद में उठाए और दो बच्चों को साथ लिए नजीब हाउस पहुंची थी। नए घर मुंतकिल होने के बाद वो खैर बरकत के लिए घर में कुरान ख्वानी करवा रही थी और इसमें शिरकत का बुलावा देने आई थी। सवेरा की तो दिली मुराद बराई थी। जब सब इब्तदाई तारुफ में मगन थे तो उसने पहले एक बच्चे को पास बुलाकर गोद में बिठाया, 4-5 मिनट बाद दूसरे को, फिर आखिर माँ से उसकी गोद वाली बच्ची भी मांग ली। ये तो 3 बच्चे हैं, बाकी 3 बच्चे वो किसके हैं आपी? जब महफिल में बेतकल्लुफ़ी का रंग जमा तो माँ ने दिल में कुलबुलाता सवाल पूछ डाला। आयशा शर्मिंदा सी हो गई थी। मेरे ही हैं, माशाल्लाह 6 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई सुनकर, वरना आजकल तो लोग बच्चे 2 ही अच्छे वाले मुहावरे पर यकीन रखते हैं। मुझे तो सख्त इख्तिलाफ है इस मंतक पर। बीबी जान ने आयशा के चेहरे पर छाई खजालत मटाने को ये बात की थी। हम भी इसी मुहावरे पर यकीन रखते थे आंटी। आयशा को हंसी आ गई थी। रियान और आलियान बच्चे 2 ही अच्छे वाले फार्मूले का नतीजा थे। सुफियान और सुबान बस ऐसे ही अचानक तशरीफ़ ले आए। फिर मेरे मियाँ ससुर और देवर की ख्वाहिश थी कि इन भाइयों की कम अज़ कम एक बहन तो ज़रूर होनी चाहिए। बेटी के बिना घर बिल्कुल अधूरा है। बस अल्लाह ने 2 रहमतें इकट्ठी भेज दी। सनाइला ये रही और आइला घर में सो रही है। हंसमुख सी आयशा ने अपने 6 बच्चों की तफसीलात से आगाह किया था। माहा सवेरा के साथ बीबी जान को भी ये मिलनसार सी लड़की बहुत अच्छी लगी थी। उसे ज़बरदस्ती सी चाय पिलाकर कुरान ख्वानी में शिरकत का वादा किया गया था और फिर दोनों घरानों में आना जाना शुरू हो गया था। ये आना जाना ये रंग लाया कि 2 माह बाद आयशा सवेरा के लिए अपने गपलू गपलू डैशिंग से देवर का रिश्ता ले आईं। अहमर को देखकर और उससे मिलकर माहा को सवेरा की बात मानना पड़ी थी। वाकई कोई शख्स बड़े वजन के बावजूद डैशिंग लग सकता था। उस्मान ने हर तरह की छानबीन और जांच पड़ताल के बाद बीबी जान को अहमर के मुतालिक ओके रिपोर्ट दी थी। बीबी जान को तो पहले ही ये फैमिली बहुत शरीफ, मिलनसार और खुश इखलाक लगी थी। उन्होंने इस्तखारा करने के बाद उन लोगों को हाँ कहलवा दी थी। सवेरा के ससुराल वालों की ख्वाहिश पर मंगनी की रस्म भी मुनक्कद की गई। तवील अरसे बाद नजीब हाउस में ऐसी खुशियों भरी शाम उतरी थी। मिदहत अपने 3 बच्चों समेत एक रोज़ कबल पहुंच चुकी थी। उस्मान और नुशाबा 3-4 दिन पहले ही पहुंच चुके थे। ये एक छोटे पैमाने पर मुनक्किद किया गया फैमिली फंक्शन था, लेकिन निदा, तलहा और माँ ने खूब ही रौनक लगाई। आयशा के 6 अदद प्यारे प्यारे बच्चे तकरीब में सबकी निगाहों का मरकज़ थे।
आयशा की ट्विंस बेटियों में एक हनिया की गोद में थी, दूसरी रहमत बुआ के पास थी। उन्हें बीबी जान ने किसी काम के लिए पुकारा था। मुगीस बेटा, ज़रा 1 मिनट को सनाइला को पकड़ना, मैं अभी आई। रहमत बुआ को मुगीस ही फारग नजर आया, सो उसकी गोद में बच्ची मुंतकिल करती बीबी जान की बात सुनने लगी। मुगीस बच्ची को कंधे से लगाए हनिया के पास आन खड़ा हुआ। सफ़ेद लिबास में वो उसे आसमान से उतरी हुई लग रही थी। सवेरा की जिठानी मज़े से फ़ोटो सेशन करवा रही हैं और बच्चे संभालने की जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द कर दी। उसने हनिया को शगुफ्तगी से मुस्कुराते मुखातिब किया। वो कुछ ना बोली, महज मुस्कुरा दी। आप इतनी कमगो क्यों हैं डॉक्टर साहिबा? ये कमगोई हमेशा मेरी बोलती बंद कर देती है। कभी तो कुछ बोल लिया करें ताकि मेरे कुछ बोलने का भी जवाब पैदा हो सके। उसने ठंडा सांस भरते हुए हनिया को मुखातिब किया। इतनी छोटी बच्ची है आपकी गोद में, उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखें। डॉक्टर साहिबा बोली भी तो क्या? मुगीस जी भर कर बदमज़ा हुआ था। उसी लम्हे माहा वहाँ से गुजरी थी। ब्यूटीफुल। वो उन्हें साथ साथ खड़ा देखकर रुक गई। बेसाख्ता लबों से तौसीफी कलमा भी बरामद हुआ। हनिया ने उसे घूरा था। आप दोनों इजाज़त दें तो एक तस्वीर ले लूँ? उसने अपना मोबाइल वाला हाथ आगे किया। हनिया की घूरती निगाहों का उस पर मतलब असर ना हुआ था। आयशा बाजी शायद मुझे ढूंढ रही हैं। हनिया तेजी से मंजर से गायब हुई थी। वहाँ और मुगीस एक दूसरे को देखकर हंस पड़े थे। आई होप मुगीस भाई, इस घर में बहुत जल्द एक मजीद मंगनी की रस्म अदा की जाएगी। उसने शरारती अंदाज में मुगीस को मुखातिब किया। आई होप सो माहा। मुगीस भी धीरे से मुस्कुरा दिया था। बीबी जान के वहमो गुमान में भी न था कि उनकी चुपचाप कमगो और शर्मीली सी नवासी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का इंतखाब कर सकती है। ड्राइंग रूम में इस वक्त डॉक्टर उमर हाशिम की माँ और 2 बहनें मौजूद थीं। बहुत शाइस्तगी से उन्होंने बीबी जान से हनिया का रिश्ता मांगा था। हमें मायूस मत लौटाइएगा आंटी, उमर हमारा अकलौता लाडला भाई है। हमारा भाई यकीनन आप लोगों के म्यार पर पूरा उतरेगा। फिर हनिया आपको खुद उमर के मिजाज और आदतों से आगाह कर देगी। दोनों 5 साल इकट्ठे पढ़े हैं, हाउस जॉब भी इकट्ठे की और फिर इत्तेफाक से एक ही हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गई। उमर के मुतालिक हनिया की गवाही ही सबसे मोतबर होगी। आप हनिया से पूछकर अपने दिल की तसल्ली कर लीजिए। डॉक्टर उमर की बहन ने शगुफ्तगी से मुस्कुराते हुए बीबी जान को मुखातिब किया। उसे क्या अंदाज़ा था कि आम से पिराए में की जाने वाली ये बात बीबी जान के दिलो दिमाग में कैसा उधम मचा चुकी है। अभी 2-4 दिन पहले ही की तो बात थी। मिदत ने उनसे टेलीफोन पर बात की थी। सवेरा की मंगनी में तो अवैस किसी मसरूफियत की वजह से ना आ सके थे, लेकिन अगले हफ्ते मैं और अवैस आपके पास आ रहे हैं बीबी जान। मिदत ने माँ को मुस्कुराते हुए बताया। 100 बार आओ, तुम्हारा अपना घर है। मैं और अवैस अपने घर के लिए आपके घर से कुछ मांगना चाहते हैं बीबी जान। मिदत ने सरप्राइज बरकरार रखने की खातिर साफ बात ना की थी, लेकिन वो बेटी की खुशी से खनकते लहजे से उसकी बात का मफहूम पा गई थी। तमानियत की लहर उनके रगों पे में दौड़ गई थी। बज़ाहिर वो हनिया से जितना मर्जी लाताल्लुकी भरा रवैया रवा रखती थी, लेकिन सच तो यही था कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो अपनी दोनों पोतियों और अकलौती नवासी को अपनी ज़िंदगी में ही उनके घर बार का कर दें। सवेरा की मंगनी में उन्होंने मुगीस को हनिया की जानिब वालिहाना तकते हुए देखा तो दिल में बेसाख्ता दुआ की थी कि उनका ये प्यारा सा नवासा उनकी जान से प्यारी नवासी का नसीब बन जाए। वो चाहती तो मिद्दत से इस बारे में बात कर सकती थी, लेकिन फिर ये ख्याल जहन को जकड़ लेता था कि हनिया मुलिहा और आशिर की बेटी है। बेशक एक उम्र गुजार लेने के बाद अवैस मिद्दत के लिए नरम खो और ख्याल रखने वाला शोहर का रूप धार चुका था। मिद्दत ने भी मोहब्बत की बजाय अवैस की तवज्जो पर ही कनाअत कर ली थी। उन्हें इंतज़ार था कि मिद्दत अवैस की रजामंदी के साथ मुगीस के लिए हनिया का हाथ मांगे और इनकी दुआएं मुस्तजाब हुई थीं। पता नहीं अवैस आसानी से मान गया था या मिद्दत को उसे कायल करने में मेहनत करना पड़ी थी। उनके लिए तो यही बहुत था कि अवैस और मिद्दत इकट्ठे हनिया का हाथ मांगने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोच रखा था कि जब उनकी बेटी यहाँ आकर इशारों किनायों की बजाय खुलकर बात करेगी तो वो उसे रजामंदी देने से कबल उसके सामने हनिया को बुलाकर उसकी रजामंदी भी दरियाफ्त करेंगी। वो माजी की गलती नहीं दोहराना चाहती थी, लेकिन लगता था तारीख अपने आप को दोहराने पर तुली है। मोहब्बत के सफ़र में मुगीस को अपने बाप की तरह नामुराद रहना था। उनकी नवासी ने माँ की तरह उन्हें एतमाद में लिए बगैर अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद ही कर डाला था। उनकी भोली भाली नवासी जिस पर उन्हें दिल ही दिल में टूट कर प्यारा था, वो उसे लाताल्लुकी इख्तियार करके
उसकी माँ के किए की सज़ा उसे देती थी, लेकिन ऐसा करते हुए उनका अपना दिल कैसे कुड़लाता था कोई नहीं जानता था। अपनी दानिश में वो मुगीस जैसे बंदे से उसका रिश्ता तय करके हनिया की ज़िंदगी भर की महरूमियों की तलाफ़ी कर रही थी, लेकिन हनिया ने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने को तरजीह दी थी। जाहिर है वो अपनी माँ की तरह जी शऊर और पढ़ी लिखी लड़की थी, उसे ऐसा करने का पूरा हक था। तनफ़ुर भरी तंजिया मुस्कुराहट एक लम्हे को उनके चेहरे पर नमूदार होकर गायब हो गई। वो ड्राइंग रूम में बैठे मेहमानों की तरफ मुतवजा हुई। शुक्र है वक्त अभी उनके हाथ से ना निकला था। मिदत ने अभी सिर्फ इशारे कुनाइयों में बात की थी। वो हनिया के मुस्तकबिल का फैसला हनिया की मर्जी से करने के लिए आज़ाद थी। वो नहीं चाहती थी हनिया भी मलीहा वाले इंजाम से दो चार हो। जब बेटियां वालदैन को एतमाद में लिए बगैर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी मर्जी से करने लगें, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से उनके फ़ैसले बदलवाने की बजाय उनके फ़ैसले के आगे सरे तस्लीम खम कर देना ही ऐन दानिशमंदी है। ये सबक उनकी ज़िंदगी के तलख तरीन तजर्बे का निचोड़ था। उन्होंने मज़ीद देर करना मुनासिब न समझा। वो मिद्दत और अवैस की आमद से पहले इस किस्से को मंतकी अंदाज से निपटाना चाहती थी। सो एक बुर्दबार सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए उन्होंने डॉक्टर उमर की वालदा को मुखातिब किया था। मेरी अपनी ख्वाहिश भी यही थी कि हनिया को इसी के प्रोफेशन से वाबस्ता किसी शख्स का साथ नसीब हो जाए। आप लोगों से मिलकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई है। जिस चाहत और मोहब्बत से आपने मेरी नवासी का रिश्ता मांगा, ये हमारी इज़्ज़त अफजाई है। मैं चाहती तो आपसे रस्मी तौर पर सोचने की मोहलत मांग सकती थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उमर हनिया का देखा बाला है, इतने अरसे से दोनों इकट्ठे पढ़े हैं, तबीयत और मिजाज का अंदाज़ा तो हो ही जाता है। ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है, उनकी जहनी मुताबिकत कायम हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दिल के दर्द को दिल में दबाकर बहुत नर्म मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बीबी जान ने उन लोगों को मस्बत अंदिया दे दिया था। इतना फौरी इकरार उन लोगों के लिए भी गैर मुतवक्का था। फिर भी उनकी खुशी का कोई ठिकाना न था। हम आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करें। बेशक हम बहुत आस लेकर आए थे, लेकिन अंदाज़ा न था कि आप हमारी दरख्वास्त को फ़ौरन शर्फ़ कबूलियत बख्श देंगी। खुशी के मारे डॉक्टर उमर की माँ की आंखों में नमी उतर आई। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं बेटा। मेरी अपनी यही ख्वाहिश है कि मैं जल्द अज जल्द हनिया के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊं। उसके माँ बाप सलामत होते तो और बात थी। जब आप लोगों से मिलकर मेरा दिल मुतमईन हो गया है, तो रस्मी बातों में वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। उन्होंने गोया फौरी इकरार की तौजीह पेश की थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हनिया घर पर है तो उसे बुलवाइए। बाकायदा रस्म तो धूमधाम से करेंगे। मैं उसे शगुन के तौर पर अपनी ही अंगूठी पहना देती हूँ। डॉक्टर उमर की माँ का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। बीबी जान ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। सवेरा और माँ बाजार गई हुई थीं। उन्होंने किचन में मसरूफ़ रहमत बुआ को आवाज़ दी थी कि वो हनिया को उसके बेडरूम से बुला लें। नाइट ड्यूटी करने के बाद वो बहुत गहरी नींद सो रही थी जब रहमत बुआ ने उसे बीबी जान का पैगाम दिया था। कौन मेहमान है? मुझे किससे मिलवाने के लिए उठाया है? वो हैरान होती ड्राइंग रूम तक आई थी। ड्राइंग रूम में डॉक्टर उमर की वालदा और बहनों को देखकर वो ठिठक कर रुकी। आंटी, आप लोग यहाँ कैसे? खुशदिली से उन्हें सलाम करके उसने अपनी हैरत का भी इजहार किया था। बीबी जान ने एक चुभती हुई निगाह अनजान बनती नवासी पर डाली। जब वो उमर की माँ बहनों से वाकिफ थी तो उनकी आमद से कैसे लाइलम हो सकती थी। हाथ आगे करो हनिया, उमर की वालदा तुम्हें अंगूठी पहनाने आई हैं। बीबी जान ने गोया उसकी आवाज़ पर बम गिराया था। बेयकीनी से उसने नानी को देखा। उसके तासुरात से बेनियाज डॉक्टर उमर की वालदा ने खुशी खुशी उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए अंगूठी पहना दी थी। हम मार्केट तक गए थे, दूसरी दुनिया तक नहीं। आपने हमारे पीछे से हनिया आपी का रिश्ता भी तय कर दिया। माँ चीख रही थी। आहिस्ता बोलो, तुम्हारा रिश्ता तय नहीं किया जो यूं उछल रही हो। जिसका रिश्ता तय किया है उसकी पसंद पर तय किया है। उस्मान का नंबर मिला कर दो मुझे, मैं उसे आगाह कर दूं। माँ उनकी बात सुनी अनसुनी करती हनिया के कमरे की तरफ बढ़ी थी। सवेरा भी उसके पीछे लगी। तुम्हारा भी जवाब नहीं रहमत। फ़ौरन बच्चियों को रिपोर्ट दी। बीबी जान ने अंदर का गुस्सा रहमत बुआ पर निकाला। वो खफीफ सी होकर फिर बावर्ची खाने में घुस गई और वहाँ माहा हनिया के कमरे का दरवाज़ा बजा बजा कर थक चुकी थी। मैं सो रही हूँ माहा, मेरे सर में शदीद दर्द है, प्लीज़ तंग ना करो। हनिया ने बंद दरवाजे के पीछे से ही जवाब दिया था। माहा ने अपने पीछे खड़ी सवेरा को देखा। सवेरा भी हैरत से गूंग खड़ी थी। बीबी जान ने अपनी सगी नवासी से सोतेलापन दिखा दिया ना।
मुझे इसी चीज़ का खदशा था। उसने गुस्से से सर झटका था। आहिस्ता बोलो माहा, बल्कि आओ अपने कमरे में। हनिया आपी अभी दरवाज़ा नहीं खोलेंगी और उनका मौक़िफ़ लिए बगैर मामला पूरी तरह हमारी समझ में नहीं आएगा। सवेरा धीरे से उसे समझाती उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई थी। रात के खाने के बाद दोनों ने फिर हनिया के कमरे का रुख किया। सच शुक्र इस बार दरवाज़ा खुला था। हनिया नमाज से फारिग होकर जानमाज तह कर रही थी। उसकी सूजी हुई मतवरम आंखें और गुलाबी नाक देखकर अंदाज़ा लगाना चंदा मुश्किल ना था कि वो इतने घंटों तक मतवातर रोती रही है। खाना खाने क्यों नहीं आई आप? कम से कम बीबी जान को आपकी शक्ल तो देखने को मिलती। वो तो यही समझ रही होंगी कि आप शर्मा कर कमरे से बाहर नहीं निकल रही। माहा ने ज़रा तेज़ लहजे में हनिया को मुखातिब किया। माहा, सवेरा ने उसे फहमाइशी अंदाज में टोका। बीबी जान का कहना है कि उन्होंने आपकी पसंद का एहतराम करते हुए डॉक्टर साहब के घर वालों को हाँ की। मैं ये बात तस्लीम कर ही नहीं सकती कि आप किसी शख्स में इन्वॉल्व होंगी तो क्या वो शख्स आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार था? और कुछ उसका बायोडाटा तो बताएं। माहा जिराह के मूड में थी। माहा, मेरा कोलीग है वो। हनिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया था। रोने की वजह से उसकी आवाज़ बहुत बोझल और भारी हो रही थी। आपके इल्म में था कि उसके घर वाले आपका रिश्ता लेकर आ रहे हैं? हनिया ने धीरे से नफ़ी में गर्दन हिला दी। क्या वो आपको पसंद करते हैं हनिया आपी? सवेरा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सलाम दुआ और प्रोफेशनल बातों के अलावा हमारी आपस में कभी बात तक नहीं हुई और बीबी जान ये समझ बैठी कि मैं डॉक्टर उमर को पसंद करती हूँ और मैंने लाइफ पार्टनर का इंतखाब अपनी मर्जी से किया है। हनिया की आवाज़ भर आ गई थी। खैर, किसी को पसंद करना जुर्म तो नहीं, और सच तो ये है कि डॉक्टर उमर ना सही मगर किसी और को तो आप चाहती ही हैं, मगर इस चाहत का आपने कभी इजहार होने नहीं दिया। माहा के कहने पर सवेरा ने उसे घूरा, मगर वो आज साफ साफ बात करने के मूड में थी। चाहत पर किसी का इख्तियार नहीं माहा, लेकिन मैंने अपनी ज़ात से मुतल्लिक हर फैसले का इख्तियार बीबी जान को सौंप रखा था। मैं आज तक अपनी माँ के करदा या शायद ना करदा जुर्म की सज़ा भुगतती आई हूँ। मैंने कोशिश की कि मैं अपने किरदार की मजबूती से बीबी जान का दिल जीत लूँ। शायद इस बहाने वो मेरी माँ का कसूर भी भुला दें, लेकिन सारी उम्र फूंक फूंक कर कदम रखने के बाद भी मेरे हिस्से में ये बेएतबारी आई। हनिया बुरी तरह रो पड़ी थी। सवेरा ने उसे कंधे से लगाकर चुप करवाने की कोशिश की थी। मैं मिशाल की शादी में एक बार डॉक्टर उमर की वालदा और बहनों से मिली थी। मिशाल के ससुराली उमर वगैरह के रिश्तेदार हैं। हम एक ही टेबल पर बैठे थे। हमारी अच्छी गपशप हुई थी। वो फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मुझे हैरत है कि उन्होंने बीबी जान से गलत बयानी से काम क्यों लिया, मेरी और उमर की कमिटमेंट का जिक्र क्यों किया, और इन अजनबी लोगों की बातों पर बीबी जान ने एक पल में एतबार कर लिया। मेरी ज़िंदगी का हर पल उनके सामने गुजरा, मैं फिर भी एतबार के लायक न ठहरी। सदमे से हनिया का बुरा हाल हो रहा था। आप सिर्फ ये सोचकर हलकान हो रही हैं बीबी जान ने आपका एतबार न किया। ज़रा मोगीस भाई का सोचें। जब उन्हें पता चलेगा कि आपने किसी और के नाम की अंगूठी पहन ली तो वो जीते जी मर ही जाएंगे। मेरी मुगीस से कोई कमिटमेंट नहीं थी, वो धीरे से बोली थी, मगर आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए। आप फिक्र न करें हनी आपी, मैं आपको आपका एतबार भी लौटाऊंगी और मोहब्बत भी। माहा ने उसे ठोस लहजे में यकीन दहानी करवाई थी। तुम ये सब कैसे करोगी माहा? अपने कमरे में वापस आकर सवेरा ने पूछा। बहन की सलाहियतों से वो बखूबी वाकिफ थी, फिर भी फितरी तजस्सुस आड़े आ रहा था। सबसे पहले डॉक्टर उमर का पता साफ करना ज़रूरी है और उसके लिए डॉक्टर साहब की तबीयत साफ करना ज़रूरी है। मैं कल अस्पताल जाकर उससे मिलने लगी हूँ। माहा ने अपने इरादे से आगाह किया। अगर बीबी जान को पता लग गया तो? सवेरा फिक्रमंद होकर बोली, मुझे सुबह 8 बजे जगा देना। माहा उसके सवाल का जवाब दिए बिना लिहाफ सर तक तान कर सो गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजिया पी। ओपीडी की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही उसे हनिया की कोलीग नजर आ गई थी। माहा ने लपक कर उसे जा लिया। माहा, तुम यहाँ खैरियत? नाजिया उसे जानती थी, तो इस्लाम का जवाब देकर हैरत का भी इजहार किया। नाजिया के साथ खड़े उसके एक कोलीग की वजह से वो खुलकर अपने यहाँ आने का मकसद ना बता सकी। बस सीधे स्वभाव ये पूछा था, डॉक्टर उमर हाशिम कहाँ होंगे? मुझे उनसे मिलना है। ओह, नाजिया खुशगवार अंदाज में हंसी थी। यूँ कहो ना, होने वाले जीजा जी से मिलने आई हो। नाजिया की बात से पता चल गया था कि वो सारे किस्से से वाकिफ है। अल्लाह न करे कि डॉक्टर उमर मेरे जीजा जी बने। उसने कड़वा सा मुंह बनाया था। नाजिया उसकी बात सुनकर बौखला सी गई थी। ये हैं डॉक्टर उमर, तुम इनसे बात करो, मैं अभी आई।
ایک لمحے کے لیے بوکھلا تو ماہا بھی گئی۔ کیا پتا تھا ناجیہ کے ساتھ کھڑی ہستی ڈاکٹر موصوف کی ہی ہے۔ میں ہنیہ آپی کی کزن ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی گھورتی جانچتی نگاہوں سے خائف ہو کر اس نے فوراً تعارف کروایا۔ میں چائے پینے کیفے تک جا رہا تھا۔ آئیے وہاں چل کر بات کرتے ہیں۔ عمر ذہین بندہ تھا، سمجھ گیا تھا کہ بات کی نوعیت ایسی ہوگی کہ یوں سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے بات نہیں ہو سکے گی، سو اسے کیفے چلنے کی آفر کی۔ وہاں بھی بنا کسی ہچکچاہٹ کے مان گئی تھی۔ ڈاکٹر ہنیہ کا موبائل کل سے آف ہے، وہ آج ڈیوٹی پر بھی نہیں آئیں۔ میں سمجھ تو گیا تھا کہ کل کمانڈو ایکشن کی طرز پر میرے گھر والے جو رشتہ جوڑ کر آئے ہیں وہ صحیح سے جڑا نہیں، کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں ابھی ناجیہ سے اسی بارے میں بات کر رہا تھا، وہ ہنیہ کی بہت اچھی دوست ہے۔ لیکن پھر آپ چلی آئیں۔ آپ ڈاکٹر ہنیہ کے گھر سے آئے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عمر نے چائے کے ساتھ سنیکس کا آرڈر دے کر اسے مخاطب کیا۔ واہ جی واہ، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ مسئلہ آپ کا پیدا کرتا ہے اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ ماہا چٹک کر بولی تھی۔ ڈاکٹر عمر کے چہرے پر ایک لمحے کو خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ لڑکی کافی دلچسپ معلوم ہوتی تھی۔ مجھے واقعی کچھ اندازہ نہیں، جبھی تو میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں کہ ہم سکون سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ عمر نے اسے رسانیت سے مخاطب کیا۔ آپ کے گھر والوں نے میری دادی جان سے غلط بیانی سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اور ہنیہ آپی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میری دادی نے اسی بنیاد پر رشتہ پکا کر دیا، حالانکہ ہنیہ آپی آپ کو سخت ناپسند کرتی ہیں۔ ماں نے لگی لپٹی رکھے بنا صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ بات میں زور پیدا کرنے کو ہنیہ کی ناپسندیدگی کا بھی ذکر کر دیا۔ عمر سر ہلا کر اس کی بات سنتا رہا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے گھر والوں نے قطعاً ایسا ذکر نہیں کیا ہوگا۔ ہنیہ اور میں کئی برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ضرور ہیں، لیکن یہ رشتہ 100% میرے گھر والوں کی پسند پر طے ہونے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عمر نے وضاحت ضروری سمجھی تھی۔ یعنی آپ ہنیہ آپی کو پسند نہیں کرتے؟ وہاں نے تصدیق کرنا چاہی۔ ہنیہ بہت اچھی لڑکی ہے، ایسی لڑکی جس کا خود بخود احترام کرنے کو جی چاہے، لیکن محبت وحبت کا کوئی چکر نہیں۔ انفیکٹ ہماری ایک اور کلیگ کی شادی میں میرے گھر والوں نے ہنیہ کو دیکھا، وہ انہیں بہت پسند آئیں۔ میں نے شادی کا ڈپارٹمنٹ اپنی والدہ کے سپرد ہی رکھا تھا۔ اتفاق سے ان کی پسندیدہ لڑکی میری کلیگ نکل آئی، لیکن میں نے اپنی امی کو کہہ دیا تھا کہ رشتہ آپ خود لے کر جائیں۔ ہنیہ اور میرا روز کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اگر وہاں سے انکار ہوتا ہے تو معاملہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ کم از کم ہمیں ایک دوسرے کا سامنا کرنے میں جھجک تو محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے اس بارے میں ہنیہ سے تذکرہ تک نہ کیا۔ میری دانست میں یہ ایک انتہائی شریفانہ عمل ہے۔ اب جانے کس بنیاد پر مجھ سے جیرا کرنے آئیں؟ عمر کے کہنے پر ماہا ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اسے کوئی جواب نہ بن پڑا تھا۔ اگر ہنیہ کو اس رشتے پر اعتراض ہے تو آپ لوگوں کو کل ہی انکار کر دینا چاہیے تھا۔ ہنیہ کی مرضی کے بغیر ہاں کیوں کی؟ میری والدہ تو شاید انہیں رنگ بھی پہنا آئی ہیں۔ ہمارے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ میرے گھر والوں تک اپنا انکار پہنچا دیں۔ اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ماہا کی پریشانی بھانپ گیا تھا، جبھی اسے رسانیت سے مخاطب کیا۔ آپ ہمارے گھر آ کر میری دادی سے وضاحت دیں کہ آپ کے اور ہنیہ کے بیچ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ آپ کی دادی میری کیا لگتی ہیں بھائی؟ وہ حیران ہوا۔ جب آپ ہنیہ آپی کو پسند بھی نہیں کرتے، رشتہ ٹوٹنے سے آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، تو ایک ذرا سی وضاحت دینے سے آپ کا کیا جاتا ہے؟ وہ اس پر بگڑی تھی۔ لگتا نہیں ہنیہ آپ کی کزن ہے، وہ اتنی کم گو ہیں اور آپ؟ کیا میں؟ ماہا نے تنک کر پوچھا تھا۔ ناشتے میں ہری مرچوں والا آملیٹ بنانا بند کر دیں، افاقہ ہوگا، چلتا ہوں۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ماہا ہکا بکا ہو کر رہ گئی۔ عجیب بے نیاز سا بندہ تھا وہ، جو کچھ سوچ کر گھر سے آئی تھی سچویشن اس کے بالکل برعکس تھی۔ میں اتنی دور سے اپنے گھر والوں سے چھپ کر آپ سے ملنے آئی، آپ مجھے یوں چھوڑ کر چل پڑے۔ حیرانی اور خفگی میں خاصا فضول فکرہ لبوں سے برآمد ہوا، اور ڈاکٹر عمر کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ نہ ابھرتی تو اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ کیا بول چکی ہے۔ یہ میرے ڈیوٹی آورز ہیں، اور ویسے بھی میرا خیال تھا بات کلیئر ہو گئی۔ ڈاکٹر ہنیہ مجھے سخت ناپسند کرتی ہیں۔ آپ کی دادی نے ان سے پوچھے بنا میری امی کو ہاں کر دی، اب الٹا میری جواب طلبی کے لیے پہنچ گئی۔ میں نے وضاحت کر دی کہ اس معاملے میں میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کے گھر والے میرے گھر والوں سے مل کر، بلکہ صرف ایک فون کال کر کے بات ختم کر دیں، سو سمپل۔ خیر، یہ تو میں نے ایسے ہی بول دیا تھا کہ ہنیہ آپی آپ کو سخت ناپسند کرتی ہیں۔
दरअसल मेरी फूफो के बेटे हैं मुगीस भाई, वो हनिया आपी से बेहद मोहब्बत करते हैं। हनिया आपी भी उन्हें चाहती हैं, लेकिन ये बड़ी पाकीज़ा सी खामोश मोहब्बत थी। अब मेरी फूफो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुगीस भाई से मंसूब करने आ रही थी कि दरमियान में आपकी फैमिली टपक पड़ी। पता नहीं आपकी अम्मी वगैरह ने कुछ ऐसा कहा या फिर वाकई मेरी बीबी जान को गलत फहमी हुई। आप हमारी फैमिली हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं। बेचारी हनिया आपी को नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगतनी पड़ी है। मुझे आपसे सिर्फ इतनी सी फेवर चाहिए थी कि आपके घर वाले ये वजाहत कर दें कि वो ये प्रपोज़ल अपनी मर्ज़ी और खुशी से लाए। आपकी और हनिया आपी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। माँ ने इस बार बहुत तहम्मुल, रसानियत और स्वभाव से बात की थी। बहुत बेहतर। और कोई हुक्म? उसने मुस्कुराते हुए कहा। और कोई हुक्म से क्या मुराद? पहले आपने मेरे कितने हुक्म मान लिए? माँ को ज़रा गुस्सा सा आया। पल पल मूड बदलती इस लड़की से मिलकर उमर को वाकई मज़ा आया था। उसका जी चाहा कि उसे थोड़ा सा मज़ीद गुस्सा दिलाकर उसके लबों से अपने लिए कुछ मज़ीद सुने, लेकिन उसने दिल की ख्वाहिश को दिल में ही दबा लिया था। आप बेफिक्र होकर घर जाइए, हनिया को भी तसल्ली दे दीजिए, हमारी तरफ से रिश्ता ख़त्म समझिए। मेरे घर वाले आपके घर वालों से रब्ता करके ये बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आपने तो मसला ही हल कर दिया। अल्लाह आपको खुश रखे। इस बार माँ ने खुश होते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। उमर मुस्कुरा दिया था। हनिया बुखार में फुनक रही थी। सवेरा उसके माथे पर पट्टियाँ रख रही थी। पास ही मुतफक्कर सी बीबी जान बैठी थी। डॉक्टर बाजवा को कब से फ़ोन मिला रही हूँ, कोई फ़ोन उठा ही नहीं रहा। घर पर कोई मर्द नहीं, किस तरह उसे डॉक्टर तक लेकर जाएं। बेसुध पड़ी हनिया को देखकर बीबी जान बुरी तरह परेशान हो रही थी। इसी परेशानी में उन्हें माँ से पूछना भी याद न रहा कि वो उनसे पूछे बिना कहाँ गई थी जो इतनी देर बाद वापसी हुई है। हनिया आपी दुनिया की वाहिद लड़की हैं जिन्हें बात पक्की होने की खुशी में बुखार चढ़ गया। माँ ने बीबी जान को कुनखियों से देखते हुए कहा था। वो जवाब में कुछ ना बोली थी। कितने घंटों से भूखी प्यासी कमरे में बंद है हनिया आपी, और हम ऐसे संगदिल लोग की वजह पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की। बीबी जान की खामोशी से शह पाकर माँ ने एक और तंज कर डाला। सवेरा उसे खामोश रहने का इशारा करती रही, मगर माँ ने उसके इशारों पर तवज्जो देना कतन ज़रूरी ना समझा था। उसी लम्हे हनिया कराही थी। माँ लपक कर उसके पास गई। बुखार की शिद्दत से हनिया पर गनूदगी छा रही थी। वो कुछ बड़बड़ाई थी। ये बड़बड़ाहट माँ की समझ में भी ना आई, लेकिन उससे ज़रा फासले पर बैठी बीबी जान तक इस बड़बड़ाहट की ट्रांसलेशन पहुंचाना ज़रूरी समझा था। बीबी जान मुझ पर एतबार करें, उसने खुद कलामी के ऐसे अंदाज में हनिया की बात दोहराई थी। क्या हो गया है हनिया आपी, होश करें, सब एतबार करते हैं आप पर। माँ ने जज्बाती होकर उसके गाल थपथपाए। सवेरा गहरी सांस अंदर खींचते हुए उसकी ओवर एक्टिंग मुलाहिजा कर रही थी। मिदत बेटा पहुंच गई हैं। उसी लम्हे रहमत बुआ ने कमरे में झांक कर इतला दी। बीबी जान एक पल को मुतफक्कर हुई थी, लेकिन अगले लम्हे ही वो पुरसुकून हो गई। चलो शुक्र है, डॉक्टर के पास ले जाने का मसला तो हल हुआ। मिदत की गाड़ी में ले जाते हैं हनिया को। बीबी जान के पेश नज़र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हनिया की बिगड़ती तबीयत थी। दूसरी तमाम बातें जहन से महव हो चुकी थी। रहमत बुआ ने बताया, हनिया की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या हुआ है हनिया को? मुतफक्कर और मुतवहश मिदत फूफो सीधी हनिया के कमरे में ही आईं। उनके पीछे मुगीस का परेशान चेहरा नमूदार हुआ। जो होना था हो गया, अब आप लोग आए हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। माँ के सर से जैसे मनो टनो वजन उतर गया था, और फिर वाकई सब कुछ सही हो गया था। माँ ने बिलावजह डॉक्टर उमर के पास जाने की जहमत की थी। अपनी खाला की मेहरबान बाहों का लम्स पाकर हनिया ऐसे टूट कर रोई कि मिदत को उसे संभालना दुश्वार हो गया। नवासी की उजड़ी बिखरी हालत देखने के बाद बीबी जान को मज़ीद किसी सफाई की ज़रूरत न थी। पशेमानी के शदीद एहसास ने उन्हें लपेट में ले लिया था, लेकिन हनिया चुप रह रह कर थक चुकी थी। उसने रो रो कर नानी को यकीन दिलाया था कि वो उसे गलत समझी हैं। डॉक्टर उमर से उसका कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं। आपने डॉक्टर उमर से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इस फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगी। मैं आपका हर फैसला मानूंगी बीबी जान, लेकिन आप मुझ पर एतबार तो करें। आपकी बेटी ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी, लेकिन आपकी नवासी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप नवासी पर एतबार करें और बेटी की ख़ता मुआफ़ कर दें। अब तो मेरी माँ को मरे हुए भी इतना अरसा गुजर गया बीबी जान। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। बीबी जान से मज़ीद ज़ब्त ना हुआ। उन्होंने नवासी को सीने से चिमटा लिया था।
वो उसका मुंह चूम रही थी, उससे प्यार कर रही थी। उनकी आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। गलती सिर्फ बच्चों से नहीं होती, गलती बड़ों से भी होती है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मेरी मलीहा की निशानी। उन्होंने फिर उसे खुद से चिमटा लिया था। मिदत और मुगीस मामले से लाइलम थे और हैरान परेशान से खड़े थे। क्या बात है बीबी जान, बताइए तो सही। और हनिया, तुम यूँ रो रो कर क्यों हालत ख़राब कर रही हो? चलो डॉक्टर के पास। मिदत ने पहले माँ और फिर भांजी को मुखातिब किया। मैं मेडिसन ले लूँगी खाला, हनिया ने नकाहत भरे लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन शायद ये खुशी के आंसू थे। बीबी जान का शफीक लम्स और मोहब्बत भरे बोसे। आज तो ज़िंदगी का खुशकिस्मत तरीन दिन था। अवैस मियाँ नहीं आए। बीबी जान ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए मिदत को मुखातिब किया। तलहा का प्रैक्टिकल था आज। निदा और तलहा कल अपने पापा के साथ पहुंच जाएंगे। मुझे तो मुगीस आज ज़बरदस्ती ले आया। कह रहा था जाने क्यों दिल बेचैन सा हो रहा है। शाम तक उस्मान भाई और नौशाबा भी पहुंच रहे हैं। मैंने उन्हें भी फ़ोन कर दिया था, मिदत ने बताया था। बीबी जान महज हुनकारा बनकर खामोश हो गई। हनिया को आराम करने दे, आइए बाहर चलकर बात करते हैं। मिदत बीबी जान को उनके कमरे में ले गई। मुगीस भी माँ के पीछे गया था। अब बताएं बीबी जान, क्या मामला है? मेरा तो दिल डूब रहा है। इतनी खुशी खुशी में आपके पास आई थी, उस्मान भाई को भी फ़ोन करके बुलवाया। हनिया क्या कह रही थी, आपने किससे उसका रिश्ता तय कर दिया? मिदत मतवाहश अंदाज में माँ को मुखातिब कर रही थी। मुगीस भी बेचैन होकर नानी की शक्ल देख रहा था। बीबी जान फिर रो पड़ी थी। मैं डर गई थी मिदत, माजी वाला किस्सा फिर ना दोहराया जाए। मैंने अपने बच्ची का एतबार ना किया, अनजाने में फिर माजी वाली गलती दोहरा दी। हनिया से पूछा तक नहीं, शदीद रंज और गुस्से ने मेरी अकल सल्ब कर ली। बिना सोचे समझे उन लोगों को हाँ कर दी। लड़की की माँ हनिया को अंगूठी तक पहना गई। बीबी जान ने रोते हुए अपनी गलती का इतराफ़ किया। मिदत और मुगीस को तो जैसे सांप सूंघ गया था। मैं हनिया को आपसे मांगने आ रही थी बीबी जान, और आपने किसी और को जुबान दे दी। रंज, हैरत, अफसोस, क्या कुछ नहीं था मिदत के लहजे में। मुगीस भी बेदम सा होकर सोफे पर बैठ गया। उसकी बेचैनी बेसबब नहीं थी। पशेमानी और पछतावे की शदीद एहसास के ज़ेरे असर बीबी जान रोए जा रही थी। जब दरवाजे से कान लगाकर कार्रवाई सुनती माँ से मज़ीद ज़ब्त ना हुआ और वो अंदर आ गई थी। प्लीज़ आप लोग इतनी टेंशन मत लें। बीबी जान ने गलत फहमी की बुनियाद पर उन्हें हाँ कह दी। अब तो बात क्लियर हो गई है। डॉक्टर उमर के घर वालों को इनकार कर देंगे। उसने सबको टेंशन से निकालना चाहा था। मिदत हनूज सर पकड़े बैठी थी। मुगीस लब कुचल रहा था और आनी आसाब वाली बीबी जान अभी आंसू बहा रही थी। आपने वाकई उन्हें ज़ुबान दे दी बीबी जान? मिदत अब तक बेयकीनी के आलम में थी। रिलैक्स फूफो, हम उनकी अंगूठी वापस करके अपनी ज़ुबान वापस ले आएंगे। माँ ने फिर तसल्ली दी, लेकिन कोई उसकी जानिब मतवजा ही न था। शाम को उस्मान और नौशाबा भी पहुंच गए थे। मामला उस्मान के इल्म में आया। खिलाफ तवक्को वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान न हुए थे। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं, जैसा कि बीबी जान ने बताया कि वो शरीफ, वज़ादार और ख़ानदानी लोग हैं। हम सलीके स्वभाव से उनसे माजरत कर लेंगे। माना कोल से फिरना अच्छी बात नहीं, लेकिन जब ज़िंदगी भर का मामला हो तो महज कोल निभाने की खातिर अनचाहे रिश्ते जोड़ना सरासर हमाकत है। हमें माजी की अलमनाक रिवायत से सबक सीखना होगा। उस्मान ठोस लहजे में बोले थे। सबके तने आसाब ज़रा ढीले पड़े थे। उस्मान पहली फुर्सत में डॉक्टर उमर के हाथ जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले उमर की वालदा अपनी बड़ी बेटी के हमराह खुद ही पहुंच गई थी। डॉक्टर उमर ने अपनी कमिटमेंट निभाई थी। किस शाइस्तगी से उन लोगों ने बात की थी। हनिया की दोस्त नाजिया के ज़रिए पता चला कि आप लोगों को ये गलत फहमी हुई कि उमर और हनिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए आप लोगों ने इकरार कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, हम हनिया से उसकी एक सहेली की शादी में मिले थे। हनिया हमें बहुत पसंद आई। इत्तेफाक से उस रोज़ ये तज़किरा करना भूल गए थे। इसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं, और वैसे भी रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। अगर आप लोगों की रजामंदी नहीं है तो इस बात को यहीं ख़त्म समझिए। डॉक्टर उमर की वालदा ने बात मुकम्मल की तो ड्राइंग रूम में बैठे सब लोगों के दिलो दिमाग पर से भारी बोझ हट गया। मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करती माह ने डॉक्टर उमर की अक्लमंदी को सराहा था। अगर वो लोग नाजिया का हवाला ना देते तो ये वजाहत मुमकिन ना होती कि उनके इल्म में सारा मामला कैसे आया, और इस पहलू पर माह बीबी ने गौर ही ना किया था। बहरहाल एक बहुत बड़ी टेंशन का खात्मा हो गया था। ड्राइंग रूम में मौजूद मेहमान और मेज़बान खुश दिली से एक दूसरे से गपशप करने लगे तो वो हनिया को ढूंढती ढूंढती घर के अकबीलान में पहुंच गई। हनिया को भी खुशखबरी सुनाना ज़रूरी था ना। उम्मीद है मेहमानों के जाते ही मिदत फूफो आपको मुगीस भाई के नाम की अंगूठी पहना देंगी। बस अब आप मुगीस भाई को बनाने का तरीका सोचें।
वो आपसे सख्त रूठे बैठे हैं। उसने हनिया को शरारती अंदाज में मुखातिब किया। हनिया ने नासमझी से उसे देखा था। अब इतनी अनजान मत बने, आप खुद ही तो कह रही थी कि बीबी जान, अगर आपने डॉक्टर उमर से मेरा रिश्ता तय कर भी दिया तो मैं आपका फ़ैसला कबूल कर लूँगी, बस आप मुझ पर एतबार करें। उसने हनिया के लहजे की नकल उतारी। मुगीस वाकई नाराज़ हैं क्या? हनिया को फ़िक्र दामनगीर हुई। नाराज़ हैं भी तो इतना फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है भाई? मुगीस भाई के कान में जाकर 3 लफ्ज़ बोल दें, खुद ही मान जाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए राह सुझाई। कौन से 3 लफ्ज़? हनिया ने बुरी तरह उसे घूरा था। महाजरा गड़बड़ाई थी। अब मान भी जाए ना, बस यही तो बोलना है। उसने बात संभाली। हनिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ये 3 नहीं, 5 लफ्ज़ हैं। हनिया ने मुस्कुराते हुए तस्हीह की। अब और ना हटा दे, फिर तो 3 ही बचेंगे ना। महा बीबी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं 3, 5 या 7 लफ्ज़ खुद ही बोल लूँ। और ये डिसइंफॉर्मेशन क्यों फैला रही हैं कि मैं हनिया से नाराज़ हूँ? जाने कब मुगीस उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराकर महा को देखा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जानती हूँ आप हनिया आपी से नाराज़ हो ही नहीं सकते, और इसमें कमाल आपका नहीं, हमारी हनिया आपी हैं ही इतनी अच्छी कि कोई इनसे नाराज़ हो ही नहीं सकता। इतने बरसों से बीबी जान बिला वजह नाराज़ थी। शुक्र है आज इस नाराज़गी का भी खात्मा हुआ। वो हंसी थी। इतने में फूले सांसों के साथ सवेरा भी उसे ढूंढती हुई यहाँ पहुँच गई। महा, तुम्हारा रिश्ता आया है। उसने महा को फिलफौर इत्तला दी। कहाँ से? उसने हक्का बक्का होकर पूछा। डॉक्टर उमर के घर वालों ने अब तुम्हें प्रपोज किया है। सवेरा ने उसके हवासों पर बम गिराया था। अभी मैंने अधूरी बात सुनी, तुम्हें बताने के लिए आई थी, अब दोबारा वहीं जा रही हूँ। सवेरा तेज़ी से वापस मुड़ी थी। महा भी उसके पीछे लपकी थी। हमें आपकी फैमिली बेहद पसंद आई है। हमारी ख्वाहिश है कि उमर का रिश्ता इसी ख़ानदान की किसी बच्ची से जुड़ जाए। आगे आपका जो भी फैसला होगा हमें कबूल है। डॉक्टर उमर की डिसेंट सी वालदा ने जाते समय एक बार फिर सबको हैरान किया था। मेरी 2 भतीजियां हैं। सवेरा की तो मंगनी हो चुकी। माँ के लिए अभी हमने कुछ सोचा नहीं। मिदत फूफो ने मतानत से कहा। जी माहा, हम माहा ही की तो बात कर रहे हैं। उमर की आपा पुरजोश हुई थी। उसकी वालदा ने हल्का सा खनखार कर बेटी को मजीद पुरजोश होने से रोका। आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। एक मुलाकात साहबजादे से भी कर लें, फिर बाहमी मशवरे से आपको जवाब से आगाह कर देंगे। उस्मान ने शाइस्तगी से जवाब दिया। जी ज़रूर। मुतमईन अंदाज में उन लोगों की वापसी हुई थी। ड्राइंग रूम में फिर गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो गई। बहुत अच्छी सुलझी हुई फैमिली थी। उस्मान ने फिर राय दी थी। और माशाल्लाह हमारी बच्चियां इतनी प्यारी हैं कि लोग पहली निगाह में ही फरेफ्ता हो जाते हैं। महज चंद लम्हों के लिए महा कोल्ड ड्रिंक सर्व करने आई थी और उन लोगों ने महा को पसंद कर लिया। मिदत पुप्पो के ख्याल में सारा कमाल घर की बच्चियों की प्यारी प्यारी सूरतों का था। लोग वाकई अच्छे हैं, लेकिन अब कोई फैसला जल्दबाजी में मत करना और माहा से ज़रूर पूछ लेना। वो मेरी बहुत कटखनी पोती है। बीबी जान ने मुस्कुराकर बेटे को मुखातिब किया। उस्मान ने मुस्कुराकर इस बात में गर्दन हिला दी। मुझे आज सुबह से मुंह धोने की फुर्सत नहीं मिली और मिदत पुप्पो का ख्याल है कि डॉक्टर उमर की माँ बहनों ने मुझे पहली निगाह में पसंद कर लिया। माहा को इस बात की सदाकत पर रत्ती बराबर यकीन न आया था। उसे जब से ये बात पता चली थी वो कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रही थी। खैर, सुबह तो तुम मुंह धोकर ही डॉक्टर साहब से मिलने गई थी। यकीनन उन्होंने ही अपनी अम्मी के सामने तुम्हारा नाम लिया होगा। सवेरा पुरयकीन लहजे में बोली। ये कोई बात है भला? हनिया आपी से जोड़ा रिश्ता तोड़ने आए थे और मुंह उठाकर मेरा रिश्ता मांग लिया। बज़ाहिर तो वो बंदा ठीक ठाक लगता है, डॉक्टर है, पर्सनैलिटी भी ठीक ठाक है, फिर आखिर उसे रिश्तों की ऐसी क्या कमी कि जिस घर की एक लड़की से रिश्ता जुड़ते ही टूट गया, अगले दिन दूसरी लड़की का रिश्ता मांगने पहुंच गए। कहना क्या चाहती हो? सवेरा ने पूछा। उस बंदे में यकीनन कोई ना कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से उसके घर वाले अजनबी और अनजान लोगों में ऐसे झटपट उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। बीबी जान को बता दो कि मैं किसी मशकूक शख्स का साथ कबूल नहीं कर सकती। बात तो सही है, वो बंदा इतना काबिल डॉक्टर है, भला उसे रिश्तों की क्या कमी होगी? पहले हमारी भोली भाली सी हनिया आपी से रिश्ता जोड़ना चाहा, बीबी जान ने फौरी इकरार कर लिया तो उनकी इतनी हिम्मत बंधी कि आज हनिया आपी को छोड़कर तुम्हारा रिश्ता मांग लिया। उनका ख्याल होगा बगैर किसी छानबीन और जांच पड़ताल के हम इस बार भी हाँ कर देंगे। लेकिन तुम बहुत अक्लमंद हो माहा, जिस पहलू पर तुमने सोचा मेरा तो इस तरफ ध्यान ही न था। सवेरा ने न सिर्फ बहन की साजिशी थ्योरी से इत्तेफाक कर लिया था बल्कि उसकी अक्लमंदी को भी सराहा था। फखर से महा की गर्दन तन सी गई। वाकई दूरों नजदीक में उससे अक्लमंद और कौन था। कल शाम को डैडी की वापसी है,
फिर 10-15 दिन से पहले वो कहाँ आ पाएंगे। इसलिए फिलहाल तो ये मामला मुलतवी समझो। इस अरसे में मैं डॉक्टर उमर की असलियत जान ही जाऊंगी। माँ के पास इस बारे में कोई वाज़ेह हिकमत अमली तो न थी, लेकिन उसे अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा था। सवेरा ने बहन के पुरयकीन लहजे पर बहुत मुतासिर होकर उसे देखा। वो वाकई सब कुछ कर सकती थी। मिद्दत पुप्पो की फैमिली वापस जा चुकी थी। उन्होंने हनिया और मुगीज की मंगनी की बजाय शादी की तारीख तय करवा ली थी। 2 माह बाद उनकी शादी थी। हनिया के चेहरे पर बिखला गुलाल देखकर बीबी जान अल्लाह का शुक्र अदा करते थकती न थी। माह और सवेरा भी हनिया को मुगीज के हवाले से खूब ही छेड़ती। डॉक्टर उमर के घर वालों ने एक बार फोन पर राब्ता करके बीबी जान को फैमिली समेत अपने यहाँ मदऊ किया था। उन्हें यकीन दहानी करवा दी गई थी कि उस्मान जब दोबारा चक्कर लगाएंगे तो जरूर उन लोगों को शर्फ़े मेजबानी बख्श दी जाएगी। हनिया माह की साजिशी थ्योरी से इत्तेफाक न करते हुए उसे मुसलसल डॉक्टर उमर की अच्छाइयाँ गिनवाती और उसके हक में कायल करने की कोशिश में लगी हुई थी। हनिया आपी, आप बहुत मासूम हैं। जमाने की चालाकियों से आप आगाह ही नहीं। हो सकता है आपकी बातें दुरुस्त हों और ये सब मेरा वहम हो, लेकिन मैं उस बंदे से सिर्फ एक बार मिली हूँ। जब तक उससे 1-2 बार मजीद ना मिल लूं, मेरा दिल मुतमईन ना होगा। उसने आखिर दिल की बात क्या ही डाली। वैसे तो उमर खुद भी तुमसे मिलना चाह रहा है, लेकिन मैंने उससे कहा। हनिया ने बात अधूरी छोड़ दी थी। चंद लम्हों के लिए कुछ सोचा, फिर दोबारा माहा को मुखातिब किया। अगर चाहो तो कल हॉस्पिटल आकर मिल लो उससे। माहा ने भी थोड़ा सा सोचने के बाद धीरे से अस्बात में गर्दन हिला दी। मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। मेरे वालिद हयात नहीं। खानदान में मेरे वालिद ही सबसे बड़े थे। वैसे भी हमारे खानदान में मेरी बहनों के अलावा लड़कियों की खासी किल्लत है और फैमिली की सबसे बड़ी लड़की मुझसे 14 साल छोटी है। ये वजह है कि मेरा फैमिली में रिश्ता तय नहीं हो सका। हनिया ने मुझे बताया था कि आप मेरे बारे में खासे तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। मैं मरहलावार सब बातों का जवाब देने को तैयार हूँ। पूछिए, और क्या पूछना है। बहुत सुकून से कोहनिया मेज पर टकाए वो माहा से मुखातिब था। बंदा साफ को था। माहा ये जानती थी, लेकिन वो छूटते ही पहली बात ये करेगा, ये उसने ना सोचा था। वो दिल ही दिल में कुछ शर्मिंदा सी हुई। पता नहीं हनिया आपी ने इसे क्या कुछ बता डाला था। देखिए डॉक्टर उमर, शादी जिंदगी भर का मामला है। दिल की पूरी तसल्ली किए बगैर कोई रिश्ता कैसे जोड़ा जा सकता है। उसने बहुत मुदब्बिराना अंदाज में कहा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। उमर ने भी संजीदगी से उसकी बात की तायद की, लेकिन उसकी बुरी आंखें मुस्कुरा रही थी। अपनी कुलीग्स लड़कियों के अलावा मेरी किसी लड़की से हाय हेलो नहीं। मोबाइल मैंने सिर्फ फोन सुनने और अलार्म लगाने के लिए रख रखा है। सिगरेट मैं नहीं पीता, बड़ों का अदब करता हूँ, छोटों का लिहाज करता हूँ, मरीजों से खंदा पेशानी से पेश आता हूँ। ये तो मेरी कुछ अच्छाइयाँ हैं। हाँ, गुस्से का कुछ तेज हूँ, लेकिन शायद साल में 2-3 बार ही आता है। खाने पीने में बहुत नखरे करता हूँ, लेकिन इसमें भी मेरा कसूर नहीं। अकलौता हूँ, इसलिए माँ बाप ने बिगाड़ दिया और इसी अकलौतेपन की वजह से मेरी अम्मी और बहनें जल्द अज जल्द मेरे सर पर सेहरा देखने की ख्वाहिशमंद है। मेरी शादी उन लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुकी है। इसी जल्दबाजी में उन्होंने उसी रोज आपके घर वालों के सामने दूसरी बार मेरा रिश्ता पेश कर दिया। हालांकि मैंने उनसे कहा था, यानी इस रिश्ते में आपकी मर्जी शामिल नहीं। माँ ने उसकी बात काटी थी। माँ बीबी, आप नतीजा बहुत जल्द अखज कर लेती हैं। बात पूरी तो हो लेने दिया करें। वो जरा खफा हुआ था, फिर गहरी सांस अंदर खींचते हुए उसे दोबारा मुखातिब किया। एक जोक सुनाऊं आपको? बहुत संजीदगी से उसने माँ से पूछा, फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना शुरू हो गया था। ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में 2 ही मुसाफिर थे। आधी रात का वक्त था। एक मुसाफिर ने दूसरे से पूछा, आपको भूतों पर यकीन है? दूसरे ने कहा नहीं। ये सुनकर पहला मुसाफिर पलक झपकते में गायब हो गया। बहुत संजीदगी से उसने ये डरावना सा लतीफा सुनाया था। माँ को हंसी तो खाक आती, उसे तो सुनाने का मकसद भी समझ न आया था। जिस तरह मुसाफिर को भूतों पर यकीन नहीं था, इसी तरह मुझे भी लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं था। लेकिन जो मुसाफिर के साथ बनी वही मेरे साथ हुआ। किस मासूमियत से इज़हार मोहब्बत फरमाया गया था। फिर भी माहा बुरी तरह बौखला गई थी। वो तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। क्या खबर थी डॉक्टर मौसूफ इस तरह की बात भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ कोर्ट जाकर आपको बयान हल्फी भी तैयार करवा कर दे सकता हूँ कि मैं हरगिज किसी मशकूक सरगर्मी में मुब्तला नहीं। मेरे घर वालों ने आपके घर जाकर आपका रिश्ता मांगा और सिर्फ पहली निगाह की मोहब्बत का मामला है। इसके सिवा हमारे पसे पर्दा अज़ाइम कुछ नहीं है। वो अब मुस्कुरा रहा था। माँ बीबी की सारी तेज तरारी हवा हो गई। इन्वेस्टिगेशन जाए भाड़ में। इस शख्स की नरम नरम सी बोलती निगाहों का सामना अब माँ के बस की बात न थी। जब बीबी जान को पता चलेगा कि मैंने आपसे मुलाकात की है तो वो मेरा जो हशर करेंगी आप जानते हैं। बस मैं अब चलती हूँ। उसने मेज पर धरा अपना हैंड बैग उठाया। उमर उसकी इतनी अचानक रवानगी पर हरगिज तैयार न था। उसने बौखलाकर उसे रोकने की कोशिश की। आज मेरा ड्यूटी का ऑफ था। मैं इतनी दूर से घर वालों को बताए बगैर आपसे मिलने आया। आप मुझे यूं छोड़कर कैसे जा सकती हैं? कमाल की याददाश्त थी उस बंदे की। ऐसे ही तो डॉक्टर नहीं बना था। अच्छा, ऐसे खूनख्वार निगाहों से मत घुरें, बैठ जाएं। और रही बात आपकी बीबी जान की, तो कौन बताएगा उन्हें? सिर्फ हनिया आपकी यहाँ आमद से वाकिफ है। क्या आपको हनिया पर एतबार नहीं? वो पूछ रहा था। मुझे हनिया आपी पर एतबार क्यों न होगा? और जहाँ तक बात है बीबी जान को बताने की, तो उन्हें कोई और क्यों बताएगा? उन्हें मैं खुद बताऊंगी।
बीबी जान वैसे तो हमारी दादी हैं, लेकिन वो मेरे लिए माँ की जगह है। माँओं से हरगिज कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, खसूसन जब लड़कियाँ किसी को पसंद करने लगे तो सबसे पहले ये बात अपनी माँ को बतानी चाहिए। माँ राजी होगी तो मामले को मंतकी इंजाम तक वो ही पहुँचाएगी, और अगर माँ मना कर दे तो लड़कियों को बिना किसी जिरा के माँ की बात मान लेनी चाहिए। माँ फलसफियाना मूड में आ चुकी थी। डॉक्टर उमर के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभर आई। तो गोया आप मुझे पसंद करने लगी हैं। पूरी तकरीर में उसे यही नुक्ता समझ में आया था। माँ फिर गड़बड़ाई थी। आप एमी अंदाजे मत कायम करें, वैसे भी मुझे डॉक्टर्स कतन अच्छे नहीं लगते। खुद को संभालते हुए उसने जरा बेनियाजी भरा जवाब दिया। ओह, तो गोया आपको अपनी हनिया आपी भी कतन अच्छी नहीं लगती। इस बंदे से तो बहस करना ही फजूल था। लेकिन आगे भी माँ थी। हनिया आपी मेरी कजन है और फिर लेडी डॉक्टर है। मैंने ये बात लेडी डॉक्टर्स के बारे में नहीं कही थी। क्या बरजुस्ता जवाब था। उसने दिल में खुद को दाद भी दी। अब आपकी खातिर मैं लेडी डॉक्टर तो बनने से रहा, उमर ने ठंडी सांस भरकर कहा, और इस बार ना चाहते हुए भी माँ को हंसी आ गई। ये बंदा भी उसकी तरह बेतुकी बातें करने में माहिर है। अगर डैडी और बीबी जान इसे ओके कर देते हैं तो जिंदगी मजे में गुजरना थी। और डॉक्टर उमर भी मुस्कुराते लबों के साथ बिल्कुल यही बात सोच रहा था। दोनों की निगाहें मिली और दोनों फिर हंस पड़े थे। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। शुक्रिया।